हेलो 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 हेलो। अच्छा, आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? बताइए प्लीज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऋषभ, शिवम, ताहा, सुदेश, आरुषि, शिवम, ताहा, राधिका, आशीष, ईशा, आदित्य, यशिका। चलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? बताइए मुझे, बताइए प्लीज़ बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आखे। बहुत बढ़िया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे विद द कैमरामैन दर्शन खरे। ठीक है, कैमरामैन भी दर्शन खरे ही है और दर्शन खरे ही यहाँ पे है। ठीक है, चलो। वो नहीं क्या, एक सेकंड होल्ड, डिस्टर्बेंस है। अच्छा, तो आज का है हमारा 14th नंबर का लेक्चर। एनक्रिप्शन के डिटेल्स का या फिर लाइव स्ट्रीमिंग के लेक्चर्स के डिटेल्स का लेक्चर आज रिलीज हो जाएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसी यूट्यूब चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी रिलीज होगा, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, जो है दर्शन खरेज लॉजिक्स करके। ठीक है, इसको आपने करके रखना है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके बाद के नियरली वीडियोस हम उसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड करने वाले हैं। जो अपडेट्स वगैरह आते हैं वो पहले उसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आते हैं, फिर इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आते हैं। तो ये चीज़ को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? कुछ लाइव चैट्स वगैरह भी, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो वहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, दोनों चैनल्स पे आते हैं। पर अगर मैं कोई लाइव अपडेट आता हूँ, खुद की इंटरेक्शन करने के लिए आता हूँ, तो उस यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल रहेगा। ठीक है। एक्स्ट्रा कैमरामैन नहीं बेटा, मैं खुद ही, मैं मेरे को दूसरा कैमरामैन रखने के लिए मेरे को कहीं और जॉब करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं ही खुद काम कर लेता हूँ। तुम्हें तो पता तो है मैं गरीब आदमी हूँ करके, मैं मतलब क्या कर लूंगा, कैसे रखूंगा मैं किसी और को। ठीक है, तो ये चीज को तुमने याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना। अभी तक के हमने जो जो पढ़ा उसको एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। रेडी, लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमने शुरू किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। चैप्टर्स के नाम तो सबको याद हो गए होंगे, फटाफट बोलते हैं एक बार। उल्टा ऑडिट ऑफ अकाउंट्स 139 से लेके 148, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी 128 से लेके 138, डिविडेंड दैट इज 123 से लेके 127, उसके बाद में मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 88 से लेके 122, उसके बाद में चार्जेस ऑन असेट 77 से लेके 87, उसके बाद में क्या आता है बोलो फटाफट? डिपॉजिट 73 से लेके 76, उसके बाद में अगर मैं बोलूं तो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर 43 से लेके 72, उसके बाद में प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स दैट इज 23 से लेके 42, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी 3 से लेके 22, प्रिलिमिनरी सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 2। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। ये होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर हम जा रहे हैं। आज जो कंटेंट के साथ हम शुरू करने वाले हैं बच्चों, जिस भी कंटेंट के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं वो चीज आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी हमने देखा था। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। क्लियर? इसके अंदर हमने 4 केस हुआ देखे थे। सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी क्लियर लिमिटेड, और दूसरा केस देखा था दैट इज ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली, एंड दूसरा था मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फिर हम आए थे हमारे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। अरे कंपनी है पर्दा, कंपनी के पीछे लोचा किया है, कंपनी को फिर बेपर्दा है करना, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट ही सही है। ठीक है, सो इस चीज के अंदर हमने सबसे पहले क्या याद रखना है? कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज अ वेल इनकॉर्पोरेटेड बाय ह्यूमन। सेकंड, बिहाइंड द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट्स। इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव फ्रॉड, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन सच अ केस, लिव द कॉर्पोरेट वेल, लिव द कॉर्पोरेट हॉक्स, लिव द कॉर्पोरेट शाम, लिव द कॉर्पोरेट क्लॉक। 4 नाम मैंने कल इसके बताए थे, हॉक्स, क्लॉक, शाम वगैरह, ये सुनो। एंड in such a situation the culprit will be identified and will be penalized. The concept is called as lifting of corporate well. क्लियर है? इसके ऊपर हमने बहुत सारे 7-8 केस लॉ देखे थे। दिन शॉ मानिक जी पेटेड, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी दैट इज अलाइन एनिमी, उसके बाद में जोन्स वर्सेस लिपमैन दैट इज फ्रॉड, गिलफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस हॉर्न, इम्प्रॉपर कंडक्ट। उसके बाद में हमने देखा था दैट अरे हमारा कौन सा वाला केस,
वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पब्लिक वेलफेयर वाला पॉलिसी। उसके बाद में ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये हमने देखा था केस लॉ, जिसके अंदर लाइसेंस वाला था, पब्लिक वेलफेयर पब्लिक पॉलिसी वाला केस लॉ। फिर उसके बाद में हमने देखा था एलजी फिल्म्स, जिसके अंदर हमने देखा था कि भैया आप एजेंट करके वर्क नहीं कर सकते। तो कल हमने देखा था श्याम ने रेवेन्यू के लिए पब्लिक के साथ फ्रॉड किया और ऐसे केस में एजेंसी बन के उसने रेवेन्यू कमा लिया। ये कुछ हमने मेमोरी टेक्निक बनाया था, आई होप आपको वो याद होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। कल एक केस बाकी था जो हमारे बुक्स के अंदर भी दिया गया है, वो केस आपको देखना जरूरी है। अगर आपको आज के डेट में बुक्स पहुंच गए होंगे, नहीं पहुंचे हैं कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपको पहुंच जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। हमने नियरली सभी बुक्स का शिपमेंट कर दिया है। सो अगर आपको आज के डेट में बुक्स पहुंचे नहीं होंगे तो ऐसे सिचुएशन में हम सब बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, होल्ड, मां शक्ति। सुबह की शुरुआत ही पेन बंद होने से होती है, कैसे होगा मेरा जिंदगी में, कैसे हो सकता है मेरा जिंदगी में। ये जो है आज हम शुरू करने वाले हैं रिगार्डिंग गिल्फोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होन, ठीक है। नहीं, हाँ, एक कल केस रह गया था, उस केस का मैं आज अब नाम बता दूं, न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड वर्सेस यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आपके बुक में एडिशनली मैंने देख करा है। ये भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का ही केस है, पर ये केस थोड़ा ज्यादा नॉलेजेबल है, तो कल हम ले नहीं सकते थे, तो आज मेरे को थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, ठीक है, बड़े अच्छे से। कोई चाइनीज पेन नहीं, नालायक कितने बेकार लोग हैं, लगे चाइनीज पेन वगैरह बोलते हैं, चुप, कोई खुद नहीं बोलेगा मेरे पेन को, मेरा प्यारा पेन, आई लव यू पेन, ठीक है। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना, लेट्स गो। फर्स्ट थिंग अगर हम देखें, इन्फोसिस जिन्होंने बनाई थी वो थे एक नारायण मूर्ति, नारायण, वो वाले नारायण नहीं, नारायण मूर्ति, वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी मोटिवेटिंग पर्सन। आप कभी नारायण मूर्ति का लाइफ स्टोरी सुनना। 10,000 रुपए के साथ इन्फोसिस शुरू किया था 1983 में। इट इज $1 बिलियन कंपनी, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। सर सेकंड लार्जेस्ट, हम तो फर्स्ट समझ रहे थे। फर्स्ट है टीसीएस, टाटास तो अपन जन्मजात फैन है टाटा के, ठीक है, जन्मजात फैन है अपन टाटा। रतन टाटा जैसा आदमी नहीं है, अनमैन विद 0 हेटर्स, अपने को बहुत पसंद है वो आदमी, ठीक है, बहुत ज्यादा। सो इन्फोसिस नारायण मूर्ति। अब जब इन्फोसिस शुरू हुआ था एज अ नारायण मूर्ति, तो ऐसे सिचुएशन में हमने इन्फोसिस के अंदर बेसिकली देखा जाए तो नारायण मूर्ति एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखा था। नारायण मूर्ति एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखा था हमने। नाउ नारायण मूर्ति एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर हम बात करें, केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस एग्जाम में आ सकता है, आपने इसके तरफ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। आपने जब नारायण मूर्ति को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखा था, तो आपने नारायण मूर्ति का जो क्वालिफिकेशन था वही क्वालिफिकेशन आपने ले लिया था इन्फोसिस का। समझो एक नई नवेली कंपनी है, मैंने एक नई कंपनी बनाई, कंपनी का नाम है दर्शन इस्पात लिमिटेड। ये अभी 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, और फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक के ऊपर ये कंपनी नहीं पहुंची है। तो कंपनी का नाम है दर्शन इस्पात लिमिटेड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक पे कंपनी अभी तक नहीं पहुंची है, बड़ी कंपनी नहीं बनी है। और इस कंपनी का समझो मैं प्रमोटर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं प्रमोटर हूं, मैं ही मेंबर हूं और मैं ही डायरेक्टर हूं, मैं ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं। अब जब कभी भी दर्शन सर, जब कभी भी इस कंपनी से, अगर ये नई कंपनी है, नई नवेली ताजी ताजी कोरी करकरी गरम गरम कंपनी बनी है, और अगर आप इस कंपनी के साथ डील करने के लिए आते हो, यू कम टू डील विद दिस कंपनी, तो आप कंपनी से डील करने के पहले देखते हो कंपनी के पीछे कौन है, कौन ऐसा पर्सन है जो इस कंपनी को संभाल रहा है। आप कंपनी के पीछे झांक के देखते हो कि हु इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंपनी। तो आपको दिखा मैं, जैसे ही मैं आपको दिखा तो आप ये ढूंढते हो कि भैया पर्सन तो दिख गया,
पर ये काबिल पर्सन तो भी है क्या? हम नए कंपनी में डायरेक्टली कंपनी का नाम देख के इन्वेस्ट नहीं करते। आज हम टाटा में टाटा का नाम देख के इन्वेस्ट कर लेंगे कंपनी का, इन्फोसिस में इन्फोसिस कंपनी का नाम देख के इन्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि कंपनी का गुडविल बना है। पर अगर दर्शन इस्पात लिमिटेड नई कंपनी है तो कंपनी का तो गुडविल है ही नहीं ना बच्चों। जब नई कंपनी है तो नई कंपनी का गुडविल ही नहीं होता, तो इससे डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। तो तुम मुझे देखोगे, अरे दर्शन सर है, तुमने मेरे से बात की, तुमने बोला हेलो, मैंने इस साइड होके बोला हेलो, तुमने बोला सर तुम्हारा नाम, मैंने बोला दर्शन खरे, तुम बोले तुम्हारा क्वालिफिकेशन, मैंने बोला शीएस बेकाम, मैंने मेरा क्वालिफिकेशन बोला शीएस बेकाम। जब तुमने ये सुना कि मेरा क्वालिफिकेशन बेकाम हूं मैं, मेरे को काम नहीं है, मेरे को जॉब भी नहीं है, मैं तो जॉब भी नहीं करता, पता तो है तुम्हें, ये सुनो। तो जब मैंने मेरा क्वालिफिकेशन बच्चों तुम लोगों को बोला, तो ऐसे सिचुएशन में तुमने उस क्वालिफिकेशन की तरफ ध्यान दिया। क्या हो रहा है मां शक्ति, आज मतलब पेन बंद होने से ही शुरुआत हुई है। सो जब मैंने तुमको बोला मेरा काम है शीएस बेकाम, ये मेरा क्वालिफिकेशन है, तो तुमने देखा कि बंदा सीए है, सीएस है, बीकॉम है, ठीक है। और फिर तुमने सोचा यार बंदा सीएस बीकॉम है, तो चलो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यही अगर मैं बोलता कि मैं सीए में बीकॉम नहीं हूं, मैं सिर्फ बीकॉम हूं, तो क्या आप इस कंपनी में उतने ताकत से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे जितना तुमने मेरा क्वालिफिकेशन देख के कॉन्ट्रैक्ट किया? ऑब्वियस सी बात है, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। अगर मैंने तुमको इसके एडिशन में बोल दिया, लेट्स टेक इट एज अ मतलब कंपैरिजन, ठीक है। देखो मैं इसमें किसी कोर्स से कंपेयर नहीं कर रहा, बट ऑब्वियस सी बात है जो पढ़ाई करके मेहनत करके आगे बढ़ता है उसका क्वालिफिकेशन हमेशा ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं दो डिफरेंट टाइप के कोर्सेस यहां पे लूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि आई एम अहमदाबाद इंस्टीट्यूट से आई एम एमबीए, अगर मैंने बोला आईआईटी से मैंने किया है इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर मैंने बोला मैंने सीए किया है, मैंने सीएस किया है, मैंने सीए में किया है, ऐसे कोई भी डिग्री मैं आपके सामने रख दूं जो बहुत ताकतवर है। अदरवाइज अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अनक्वालिफाइड हूं, और अगर मैं आपको बोलूं मैं चौथी फेल हूं, फोर्थ फेल, मैं स्कूल में कभी गया ही नहीं, सवेरे में स्कूल में गया, दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को छोड़ने घर पे वापस आई, मैंने बोला चौथी फेल हूं मैं। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने दर्शन इस्पात लिमिटेड का कोई गुडविल नहीं सुना। दर्शन इस्पात लिमिटेड तुम्हारे लिए नई कंपनी है। अब जब नई कंपनी होती है तो नई कंपनी से डायरेक्टली कोई डील नहीं करता, उससे डील कैसे करते हैं? उसके पर्सन्स का क्वालिफिकेशन देख के। अगर मैंने यहां पे आपको बोला कि मैं सीएस बीकॉम हूं, तो मुझे एक बात बताना, क्या आप दर्शन इस्पात लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट करोगे? देयर आर चांसेस, हमेशा करोगे जरूरी नहीं है, तो देयर माइट भी आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे, माइट भी आप दर्शन इस्पात लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट करोगे, माइट भी हो सकता है आप करोगे, शायद हो सकता है तुम हमसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन वही मैं बोला कि यार मैं अनक्वालिफाइड हूं, तो यहां तो प्योर नो आ जाएगा, यहां तो प्योर नो आएगा, आप तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करने वाले। तो सिंपली कहना क्या चाहता हूं, जो आपके प्रमोटर्स का क्वालिफिकेशन होता है ना, जो आपके मेंबर्स डायरेक्टर्स का प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन होता है कंपनी शुरू करते वक्त ही जो प्रमोटर डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन होता है, उसी क्वालिफिकेशन को कंपनी का भी क्वालिफिकेशन माना जाता है। और इसी के ऊपर केस लॉ है कि भाई जो प्रमोटर डायरेक्टर का स्टार्टिंग में क्वालिफिकेशन होगा वही कंपनी का क्वालिफिकेशन माना जाएगा। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। जो प्रमोटर डायरेक्टर का नए कंपनी के लिए क्वालिफिकेशन होगा वही कंपनी का क्वालिफिकेशन भी माना जाएगा। क्लियर है? ये डिसाइड किया था न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड में। द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस of new company come from its promoters। अब कुछ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो देखा है अनक्वालिफाइड लोग भी कंपनी बना लेते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर बिल गेट्स जो कॉलेज ड्रॉप आउट था, फेसबुक में मार्क जकरबर्ग ने तो पहले ही कॉलेज छोड़ दिया था या कॉलेज टाइम में ही बना लिया था, वो तो क्वालिफाइड भी नहीं था। बात एकदम सही है आपकी। मैंने ये नहीं बोला कि अनक्वालिफाइड प्रमोटर वाली कंपनी चलती ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं इनको स्ट्रगल ज्यादा लगता है। आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स को स्ट्रगल नहीं हुआ होगा जब वो अनक्वालिफाइड थे? मार्क जकरबर्ग को स्ट्रगल नहीं? मार्क जकरबर्ग के ऊपर तो सोशल नेटवर्किंग करके मूवी बनाया, आप एक बार मूवी देखो कि उसका स्ट्रगल क्या था। लेकिन उनके कंसेप्ट में दम था, उनके मेहनत में दम था, इसलिए वो कंपनी चल पड़ी। क्वालिफिकेशंस ये एक सिर्फ एज है, इट इज जस्ट अ कटिंग एज कि भैया जिसको तरफ देख के लोग भरोसा कर सकते हैं। क्लियर? पर ऐसा नहीं है कि भाई अनक्वालिफाइड कंपनी चलेगी ही नहीं। प्योरली उसको स्टार्टिंग में लोग नो 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 बोलेंगे, पर अगर आपके कंसेप्ट में दम है, आपके मेहनत में दम है, आप करके दिखा सकते हो, आप प्रॉफिट इनिशिएटिव दिखा सकते हो कहां से आने वाला है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट किसको नहीं चाहिए।
आजकल चौथी फेल आदमी मिनिस्टर भी बन सकता है, तो कंपनी नहीं चला सकता? तो बिल्कुल चला सकता है। तो अनक्वालिफाइड पर्सन भी कंपनी चला सकते हैं, बट अपरेंटली पब्लिक अनक्वालिफाइड पर्सन देख के उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा क्या, ये मेरा सवाल है। अल्टीमेटली इसके अंदर मैं सिर्फ ये नहीं बोलना चाहता कि कंपनी चलेगी, मैं सिर्फ क्या बोलना चाहता हूं, आप अनक्वालिफाइड हो तो कंपनी का एक्सपीरियंस अनक्वालिफाइड है, आप क्वालिफाइड हो तो कंपनी का एक्सपीरियंस क्वालिफाइड है, आप अनक्वालिफाइड हो तो कंपनी अनक्वालिफाइड कंपनी मानी जाएगी, आप क्वालिफाइड हो तो कंपनी प्रॉपरली क्वालिफाइड मानी जाएगी। इतना ही सिर्फ मैं बोल रहा हूं। मैं इस चीज के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। एग्जाम्पल है, लाइव है, मैं कौन होता हूं बोलने वाला। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, ये एक्सपीरियंस मायने रखता है। गो फॉर इट फास्ट। चरडन, मोदी स्टाइल जिंदगी में मोदी जी को याद कर रहे हैं सब जन, नालायक लोग। हाँ देखो, पूछ ही लिया सर, स्टीव जॉब्स तो अनक्वालिफाइड थे। कोई कोई बात नहीं बेटा, मैं इसलिए आंसर दे दिया। स्टीव जॉब्स क्या, बिल गेट भी, मार्क जकरबर्ग, अच्छी अच्छी बड़ी कंपनी जिन्होंने बनाई, पर उनके कंसेप्ट में दम है। आगे आएगी बेटा मिमिक्री, डोंट वरी, चिल मारो, रिलैक्स। यहां हाय हेलो मत पे लो, यहां आके हाय हेलो कर रहे हैं नालायक लोग। लिखना हो गया? चलो डन एवरीबॉडी। मोदी सर, भार्गव, ऐसी हरकतें घर पे मेरे नाम से बोलो मेरे को। मोदी सर बोले। बेल आइकॉन प्रेस करना पड़ेगा बेटा निखिल, तभी नोटिफिकेशन आएगा। वीआईओ कहाँ लिखा है मैंने? यूआईओ है, यूनियन ऑफ इंडिया है वो, वीआईओ नहीं है पवन। यूआईओ है, यूआई है, यूनियन ऑफ इंडिया। और वीआईओ नहीं, यूआई है वो। वी भी लिखा, आई भी लिखा। चलो डन, लिख लिया सबने? तो ये एक केस लॉ याद रखना, द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द प्रमोटर्स विल बी द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी, ऐसा माना जाएगा। इसमें भी हम पर्दा उठा के देखेंगे कि भैया प्रमोटर और इनको क्या एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है। कंसेप्ट समझ में आया? यहां पे आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का कंसेप्ट होता है बच्चों खत्म। अब जैसे ही ये कंसेप्ट खत्म होता है, हमें कुछ इसके क्या देखने पड़ेंगे, हमें कुछ इसके देखने पड़ेंगे केस स्टडीज। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं पास्ट एग्जाम के। मैंने आपको बोला था कि हम क्लास के अंदर कई सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर वाला भी सेशन। ठीक है, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी है और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ है, इसके ऊपर कितने सवाल आया है ये एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो। या फिर चैप्टर खत्म होने के बाद ही करें, क्योंकि अभी क्वेश्चनर है क्या मेरे पास, देखते हैं एक बार, होल्ड करना है। मेरे पास अभी क्वेश्चनर इस लैपटॉप में मैंने डाउनलोड किया होगा तो ऑब्वियसली हम करेंगे, लेकिन इस लैपटॉप में क्वेश्चनर ही नहीं होगा तो जिंदगी में करेंगे कहाँ से। कल का होमवर्क किया क्या सबने? हाँ, नालायक लोगों, होमवर्क नहीं किया होगा तुमने। सही है, एकदम सही है। अगर आपने होमवर्क किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने होमवर्क नहीं किया होगा, अब मतलब मैं क्या बोलूँ अभी जिंदगी में तुम्हें। मेरे को मतलब ऐसा बहुत बड़ा भाई बारा है कि किसी ने होमवर्क नहीं किया है आज। हार्डली 5 या 6 लोग होंगे जिन्होंने होमवर्क किया होगा, वो भी याद आया होगा तो, कुछ लोगों को तो याद भी नहीं आया होगा। ठीक है, ईमानदारी से मेरे को कमेंट में बोलना कितने लोगों ने होमवर्क किया, ईमानदारी से। ईमानदारी से कमेंट्स में बोलना, 1 2 3, ईमानदारी से, खुद से ईमानदार रहना, सिर्फ मेरे से नहीं, खुद से ईमानदार रहना कि होमवर्क किया या नहीं किया। देखो 5 से 7 लोग जितने मैंने बोले हैं उतनी ही लोगों ने वहां पे आंसर दिया।
मतलब अगर 60 लोग हैं, 60-63 लोग, तो ईमानदारी से, अच्छा झूठ खुद से मत बोलना, मुझसे तो बोल लो लेकिन खुद से मत बोलना। अगर आपने होमवर्क किया है तो बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, आज मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ, बोलूँ चलेगा? मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ, ऐसा नहीं किसी और का। दूसरे का एक्सपीरियंस बोल के आपको क्या फायदा होगा? जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो बोलूंगा तो फायदा, किसी और का एक्सपीरियंस मैं आपको बोलूंगा तो आई एम नॉट राइट पर्सन टू से दिस, ठीक है? सो एक छोटा सा स्टोरी बोलूँ, चलेगा? सुनोगे 2 मिनट के लिए? मेरा ही एक्सपीरियंस बोलता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपने होमवर्क किया है तो बहुत अच्छी बात है, बोलूँ चलेगा? चलो अब थोड़ा सा सुनना, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनके लिए, ठीक है, कि ये चीज कैसे वर्कआउट होती है। अप टू 12th में बोलूँ ना, अप टू 12th मैंने लाइफ में कभी 60% के नीचे के ऊपर नहीं देखे, लाइफ में कभी भी मैंने 60% के ऊपर देखे ही नहीं। सिर्फ 10th में मैंने देखे थे 69%, वो भी जिद पे बात आ गई थी, लोग डाउट करना शुरू कर दिए थे, और मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। मतलब आप मेरे 10th के भी मार्क्स अगर देखोगे ना, 10th के, तो मेरे को सिर्फ मैथ्स में 80% है मार्क्स, और बाकी सब में मेरे को 50-40 ऐसे परसेंट मार्क्स है। सोशल साइंस तो मेरे को समझता ही नहीं था। मैंने प्रैक्टिकली 12th तक के, 12th क्या, मैंने प्रैक्टिकली सीए कंप्लीट होने तक के भी 60% के नीचे मार्क्स देखे, बिकॉज सीए में तो 60% के ऊपर मार्क्स देना पॉसिबल ही नहीं है। मैं पढ़ाई करता ही नहीं था 11 से लेकर 12, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के मैंने कभी पढ़ाई की नहीं, एज गुड एज ऐसा समझ लो, ठीक है? और मैं पढ़ने वाले बच्चों में से था ही नहीं। मेरे को मस्ती कराओ, गेम्स खिलाओ, बाहर कितना भी कुछ करवाओ। पर 10th के बाद में, 12th के पहले मैंने मेरे पेरेंट्स को बोल दिया था कि मेरे को सीए करना है, क्योंकि सुना था मेरे बुआ का बड़ा लड़का सीए बना था, मेरी जो बुआ थी ना उसका बड़ा लड़का सीए बना था। और मैंने देखा कि मेरे बुआ का बड़ा लड़का सीए बन गया, तो सब जन उसको कॉल कर रहे हैं, सब जन उसको भाव दे रहे। तो मैंने घर वालों को पूछा, मेरे मम्मी को पूछा, मेरा सीए करने का डिसीजन कैसे हुआ था। मैंने मम्मी को पूछा, ये क्यों कॉल कर रहे हो, इतना क्यों इस बंदे को आप? तो मेरे मम्मी ने मेरे को बोला था सीए बना है। बोले, मैं बोला सीए क्या होता है? बोले बहुत भारी होता है, बहुत खतरनाक होता है। मेरा दूसरा सवाल था पैसा कितना मिलता है? तो बोले बहुत मिलता है। तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को सीए करना है, क्योंकि मैं मेहनत करने के लिए रेडी था कुछ 4-5 साल के लिए, पर मेरी लाइफ में को सेट चाहिए थी, ठीक है? हालांकि ऐसा नहीं होता, आपको मेहनत थ्रू आउट द लाइफ करनी पड़ती है अगर आपको कोई बड़ी चीज करनी है। हाँ, सीए करने का जॉब वॉब करना इट्स ओके, पर अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ी कोई चीज करनी है ना, बहुत अच्छी कोई चीज करनी है ना, बहुत ज्यादा आपको कमाना है, खुद को खुश रखना है, तो आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं दिन का कम से कम 10-12 घंटा काम करता हूँ, कम से कम 10-12 घंटा, आई एम प्रैक्टिकली सेइंग इट। हर 6 महीने में अमेंडमेंट आते हैं, हर 6 महीने में मैं 16 मॉड्यूल्स अपडेट करता हूँ, नियरली 16 मॉड्यूल्स अपडेट करता हूँ। इंटर के ही 3-4 मॉड्यूल ले लो, फाइनल के तो 7-8 मॉड्यूल है मेरे, नियरली 16 मॉड्यूल्स में हर 6 महीने के अंदर अपडेट करता हूँ। साथ में लेक्चर्स लेते रहता हूँ, रिकॉर्डिंग करते रहता हूँ, तो 10 से 12 घंटा तो मेरा मेहनत हो ही जाता है आज के डेट में भी। लेकिन ये कंसिस्टेंट है। अगर आपको लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ सीए करने के बाद रुकना मत, बहुत बड़ी चीजें अगर आपको करनी है तो उसके बाद में भी मेहनत करते रहनी पड़ेगी। तो जब मैंने 10th पास किया, मैंने मेरे डैड को बोल दिया कि मेरे को सीए करना है। मैंने मेरे डैड को बोला, पापा मेरे को सीए करना है। मेरे डैड ने मेरी पढ़ाई के और मेरे परसेंटेजेस को देखते हुए बोल दिया, तब तो मैं 10th में ही था, तो तब तक परसेंटेज मेरे ऑब्वियसली 80% तो थे ही नहीं, तभी भी 60% के नीचे ही परसेंटेजेस थे मेरे। तो मेरे डैड ने मेरे को मेरे परसेंटेज देख के बोल दिया, नहीं तू सीए नहीं करेगा, हम देखो जनरल साइंस को डालेंगे। और मेरे डैड नॉर्मली ये चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ, और उनको ऐसा लग रहा था मेरी पढ़ाई देख के कि मैं शायद सीए को झेल नहीं पाऊंगा। ऐसा लग रहा था उनको कि मैं शायद कभी सीए को झेल नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, दर्शन तू जनरल साइंस में जाएगा, एक तो तू डॉक्टर बनेगा, नहीं तो इंजीनियर बनेगा। और हमारी फैमिली ऐसी है, या मराठी फैमिली अगर आप ब्राह्मण देखो तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जॉब मस्त कोई क्वालिफिकेशन ले लो डॉक्टर इंजीनियर का, जॉब पे लग जाओ, मस्त तरीके से जॉब करो, बात खत्म। जॉब इज अ बेसिक। हमारे पूरे खानदान में सब जॉब ही कर रहे थे। मैं अकेला पर्सन हूँ जो किसी बिजनेस में, प्रोफेशन में उतर आया है। हालांकि मेरे लिए टीचिंग बिजनेस नहीं है, मेरे लिए तो पैशन ही है, पर मैं एक ऐसा इकलौता बंदा हूँ मेरे पूरे खानदान में जो किसी पैशन में उतर आया है, खुद के भरोसे पे। तो मैंने डैड को बोला कि मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, मेरे को इंजीनियर नहीं बनना है। मेरे घर पे झगड़े हुए, ठीक है। फिर 12th का जब एग्जाम आया तो 12th में मेरे को 60% के नीचे मार्क मिले, और फिर मैंने फिर भी डैड को बोला कि डैड अभी भी मेरे को सीए करना है। डैड बोले कि नहीं सीए नहीं कर सकता। मैंने जिद करके डैड को बोला कि मेरे को सीए करने दो। मेरे डैड ने मेरे सामने एक कंडीशन रखा कि अगर तू सीपीटी, उस वक्त हमारा P1 था, सीपीटी आपका जो फाउंडेशन है ना, उस वक्त उसे P1 बुलाता था, अगर तू P1 फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया, तो
मैं तुझे आगे सीए करने दूंगा, अगर तेरे को एक अटेम्प्ट भी ज़्यादा लग गया फाउंडेशन में, एक अटेम्प्ट भी, तो मैं को सीए नहीं करने दूंगा। मैं बोला चलो ठीक है डैड, कोई दिक्कत नहीं, और मैंने वो चीज़ को जिद पे ले लिया। आपको यकीन नहीं होगा, सीए फाउंडेशन में मैंने इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, इतना स्टडी किया कि मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक टोटल जितना नहीं पढ़ा होगा ना, उतना सब मैंने फाउंडेशन में पढ़ लिया। उतने उससे कई ज़्यादा घंटे मैंने फाउंडेशन में पढ़ लिया। डेली का होमवर्क, मैं डेली का होमवर्क डेली निपटाता था, डेली का होमवर्क डेली निपटाता था। एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं क्लास के अंदर खड़ा था, मैं बकायदा, पर ऐसा भी नहीं मैंने एंजॉय नहीं किया। हमारी हर वेडनेसडे को हमारे क्लास में अमरावती में, हाँ वो हमारे टीचर भी काफ़ी अच्छे थे, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को हमारा टेस्ट होता था, मैंने हर टेस्ट दिया। और वेडनेसडे को टेस्ट देने के बाद में, ऐसा नहीं मैंने एंजॉय नहीं किया, टेस्ट देने के बाद में हम जितने भी 30-40 लोग होते थे, 40 ही स्टूडेंट थे क्लास में, हम 30-40 लोग बिंदास क्रिकेट खेलते थे वेडनेसडे को। और हमारा राइटिंग, एमसीक्यू भी पेपर नहीं थे हमारे, हमारे पूरे राइटिंग के 4 पेपर थे, पूरे राइटिंग के, बाकायदा राइटिंग के। सो 30-40 जन हम क्रिकेट विकेट पूरा दंगा करते थे, मूवी वूवी जाते थे। हर सैटरडे को हम बाकायदा टेस्ट देते थे और उसके बाद में एंजॉय करते थे। ये 2 दिन हमारे शाम के फिक्स रहते थे जब हम एंजॉय करेंगे। दोपहर को भैया टेस्ट दे देंगे और शाम पूरी हमारी, पिक्चर देखेंगे, इधर उधर जाएंगे, होटलिंग करेंगे, खाना खाएंगे, ये सब चीजें हम करते थे। वो महीने के सब बच्चों का, जितने लोगों का बर्थडे रहता था दोस्तों का, वो सब मिलके उस दिन पार्टी देते थे। तो इस तरीके से हमारा चलता था। दैट इज पढ़ाई, पूरे दिन भर पढ़ते रहो, मतलब सिर्फ खाना सोना, ठीक है, खाना सोना, ये 2 चीजें, और खुद का मेंटेनेंस, ये 2 चीजें छोड़ के हम फुल टाइम पढ़ते रहते थे। और हमारे टीचर भी हमको होमवर्क ऐसे नहीं देते थे कि 5 सवाल 10 सवाल, 50 सवाल, 50 क्वेश्चन ये करके आने हैं प्रैक्टिस के, 50 क्वेश्चन डेली। मतलब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, रात को कई बार जागते थे। पर फाउंडेशन, इस तरीके से मैंने मेरा फाउंडेशन क्लियर किया, इतना पढ़ा, मैं मेरे सिटी से सेकंड टॉपर था, सिटी से सेकंड टॉपर था। और आपको स्टोरी यहां शुरू नहीं होती, स्टोरी शुरू यहां होती है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना होमवर्क का मकसद, कि होमवर्क क्यों होता है, तो यहां से आपने सुनना कि होमवर्क कब काम में आता है, ठीक है। मैं सिटी से सेकंड टॉपर था, और मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, मैं बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने मेरे पापा तो खुश थे कि भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन पास हो गया, और वो भी सिटी से सेकंड टॉपर आया। मैं खुद इसलिए दुखी था कि मेरे को फर्स्ट टॉपर आना था। और आपको फ्रैंकली बताऊं तो मेरा फर्स्ट टॉपर और सेकंड टॉपर के बीच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 28 मार्क्स का गैप था। और जो फर्स्ट टॉपर था, ही इज अ वेरी क्लेवर गाय, मुझसे कई ज्यादा होशियार है। वो ऐसा बंदा था कि फोटोग्राफिक मेमोरी, हम उसको 3 घंटे के मूवी में बिठा देना अगर, तो पूरी की पूरी मूवी विथ डायलॉग बोल सके, इतनी कैपेसिटी अगर वो ट्राई करे तो। अगर उसने सच में पढ़ लिया होता जिंदगी में, तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक तीनों लेवल पे मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर थोड़ा आलसी था, ये उसको खुद को पता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड ही था, मैंने उसको कई बार बताया कि अबे ये कर ले। मतलब हम पढ़ते थे दिन भर, और वो ऐसा आएगा 1-2 घंटा पढ़ेगा और उसका काम हो गया, ऐसा सिचुएशन था उसका। तो बहुत मतलब इनबिल्ट क्लेवर था, बट फिर भी मेरे को बुला रहा था, मैं बहुत सैड था। मैं बोला कि P2 में मैं छोड़ूंगा नहीं, P2 मतलब आपका इंटरमीडिएट, जहां पे अभी आप हो। मैं बोला P2 में मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं P2 में और मेहनत करूंगा। तो P2 में फर्स्ट डे जिस दिन क्लास शुरू हुआ, मेरा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट की इमीडिएटली बाद क्लास शुरू हो गया। फर्स्ट डे जिस दिन मेरा क्लास शुरू हुआ, उस दिन मैंने ताकत से होमवर्क किया। आई विल टेल यू कि मेरा फाउंडेशन का एग्जाम हुआ था मई 2005 में मेरा फाउंडेशन का एग्जाम हुआ। जुलाई 2005 में मेरा फाउंडेशन का रिजल्ट आया। 1 अगस्त 2006 से मेरा, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, जुलाई 2005 में मेरा रिजल्ट आया। अगस्त 2005 से लेके मैंने फर्स्ट डे से ही मेहनत शुरू कर दिया फॉर द अटेम्प्ट ऑफ मई 2006। फॉर द अटेम्प्ट ऑफ मई 2006 मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, लिटरली पढ़ना शुरू कर दिया ताकत से। एवरीडे जितना होमवर्क होता था मैं करता था। मतलब ऐसे सिलेक्टेड 5-10 लोग थे जो सीरियसली ले रहे थे P2 को, बिकॉज आधे जितने पास हुए थे। फाउंडेशन में तो 16 ही जन पास हुए थे आउट ऑफ 40, 16 ही जन पास हुए थे आउट ऑफ 40। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम P2 पे आए, तो P2 में उन 16 जनों में से प्लस बीकॉम के कुछ लोग ऐड हुए, तो हम टोटल 30 जन थे। मैं बोल सकता हूं 30 में से कुछ 10 ही लोग होंगे जो डेली होमवर्क करते होंगे, उसके अंदर मैं सबसे प्रॉम्प्ट था। ऐसा बोल लो, अगस्त से लेके दिसंबर जनवरी तक के मैंने बहुत ताकत से पढ़ाई की, बहुत ताकत से। डेली टेस्ट देता था, डेली पढ़ाई करता था, बाकायदा अकाउंट्स, हर चीज। और मेरा जनरल साइंस बैकग्राउंड था, तो अकाउंट्स में मेरे को ऑप्शन ही नहीं था, तो अकाउंट्स में तो मेरे को डबल पढ़ना पड़ता था, अकाउंट्स पता ही नहीं था कैसे चलता है। तो ताकत से पढ़ता था, एवरी डे ताकत से पढ़ता था, बहुत जोर से। और फिर जनवरी में हो गया हादसा। जनवरी में मेरी दादी गुजर गई। अब घर के अंदर पहला डेथ हुआ था, घर के अंदर फर्स्ट डेथ हुआ था।
मेरे लिए शॉक था, मैंने मेरे आंखों से कभी डेथ देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। मैं रीडिंग रूम पे पढ़ रहा था, मेरे दोस्त के घर पे कॉल आया जिसका रीडिंग रूम के पास घर था, उसको बोला कि तू, उसके उसके भाई ने फ़ोन उठाया, उसने आके रीडिंग रूम पे मुझे बोला कि तुम्हारी दादी गुजर गई। मैं घर पे गया, मैंने घर पे देखा कि दादी गुजरी हुई है, फर्स्ट टाइम मैंने मेरे आंखों से डेथ देखा था। मैं ये होने के बाद उस दिन मैं रोया भी नहीं, मेरे को रोना बहुत मतलब आता है, मैं मूवीज़ में भी रोता हूँ, पर ऐसा बहुत जब सीरियस सिचुएशन होता है और फैमिली वाला भी सब रहता है ना, तो उस वक्त मैं बड़ा हो चुका था, मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैंने घर वालों को संभालना चाहिए। और मेरी दीदी कहीं और इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर थी, तो मेरे को ऐसा लगता था मैंने फैमिली को संभालना चाहिए। पापा ऑफिस में थे, तो पापा अकोला तब अप डाउन करते थे, अकोला अप डाउन करते थे अमरावती से 2-3 घंटे का डिस्टेंस, तो उनको मैसेज मिलने पे भी उन्होंने घर तक आने में बहुत डिफरेंस था, बहुत देर था। तो उस वक्त मैं रोया भी नहीं, मैं इसमें लगा हुआ था कि कैसे अरेंजमेंट हो, घर कैसे संभाला जाए, सब 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 मैं वो ट्राई कर रहा था, रोया भी नहीं। पर इस चीज़ का इतना खतरनाक प्रभाव पड़ा था मेरे ऊपर कि जब दादी गुजरी, वहाँ से आप टेंटेटिवली ये ले लो 1 महीने तक के मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाया, मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाया। मैं टेबल पे जाके बैठता था, मेरे को ये मालूम था कि मेरे को टेबल पे जाके बैठना है, ठीक है, ये पता था कि मेरे को आदत लगी हुई है टेबल पे आके बैठने की, पढ़ने की, मैं जाके टेबल पे चुपचाप बैठा रहता था। मेरे को मालूम था मैं जो पढ़ता था ना, मैं रीड करते रहता था, पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, ना दिमाग में फिट होता था, कुछ चीज दिमाग में नहीं जाता था। जो सिर्फ अगस्त से लेकर जनवरी तक मेहनत किया वो था, और जो डेली इसमें जो मैंने होमवर्क को मेहनत किया ना ये था, पर मेरे को पता ही नहीं था कि जो मैं पढ़ रहा हूं उस 1 महीने के अंदर, नियरली फरवरी का मंथ ले लो, फरवरी के मंथ में मैं जो पढ़ रहा हूं उसके अंदर मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता था। ऐसा बैठा रहता था, घंटे के घंटे निकल जाते थे, समझ में ही नहीं आता था, सुबह से शाम हो जाती थी, खाने पीने के सेंस नहीं रहते थे, फ्रस्ट्रेशन आ गया था जिंदगी में। और जैसे ही फरवरी कुछ मिड वगैरह आया, फरवरी मिड में मेरे साथ एक और हादसा हो गया, मेरे हाथ का राइट हैंड का एक्सीडेंट हो गया। आपको शायद पता नहीं होगा, दिस इज माई राइट हैंड, ठीक है, आप यहां पे स्ट्रेट अवे देख सकते हो, ये स्टिचेस है, ठीक है। ये फरवरी में हुआ था, मेरे अटेम्प्ट के 3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले फरवरी में हुआ था कि यहाँ राइट हैंड पे मेरे स्टिचेस लग गए थे सब। इस इतने से एरिया में 27 स्टिचेस है, मेरी ये 3 उंगलियां हाथ से पूरी उखड़ गई थी, उसको डॉक्टर ने नसों को जोड़ जोड़ के स्टिचेस मार के जमा किया है, तब जाके वो चलने लगी। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये बंदे का हाथ वापस ठीक होगा या नहीं होगा, लिख पाएगा नहीं लिख पाएगा, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। पूरे इसके अंदर 27 स्टिचेस है। अभी भी अगर मैं कुछ वर्कआउट योगा वगैरह करता हूँ और इस हाथ के ऊपर स्ट्रेस आता है, अभी भी दुखता हूँ। और आपने कभी देखा होगा तो नॉर्मली मैं जब लिखता हूँ लैपटॉप के ऊपर तो मेरे हाथ में रुमाल होता है, कि मैं रुमाल नीचे लिखता हूँ, रुमाल नीचे रख के लिखता हूँ, बिकॉज मेरा ये जो पिंकी फिंगर है वो नॉर्मली मैं स्ट्रेट रख के लिख ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। तो फिर भी ये हाथ पूरा टूट गया, मतलब जनवरी में ये हादसा हुआ, फरवरी में मेरा हाथ चला गया, मेरे को फरवरी में प्लास्टर लग गया था 1 महीने का पूरा का पूरा। मेरे हाथ में क्या था, मतलब जब मेरे को होश आया पढ़ने का, जनवरी तो पूरा चला गया जब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, फरवरी में हाथ टूटा था इसलिए मैं कुछ लिख नहीं पा रहा था, पर मैंने खुद को संभाल के पढ़ने की तो भी कोशिश की। मैं पढ़ता रहा, मैं बोला नहीं समझ में आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नियरली ऐसा 1 महीने का पीरियड था जब मैं सिर्फ टेबल पे बैठता था, देखता था बुक्स को, कुछ चीज समझ में नहीं आता था, ठीक है, कुछ चीज समझ में नहीं आता। फरवरी में भी मैं टेबल के ऊपर बैठा रहता था पर लिख नहीं पाता था, थोड़ी बहुत चीजें समझ में आने लगी थी, बिकॉज कितने देर भगवान भी कितने देर रहा देखेगा। भगवान बोल रहा है बेटा 1 महीने तक बच्चा बैठा रहा है, पढ़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब इसको पढ़ा तो भी दो कम से कम। तो लिखना तो चला गया था मेरा, पर मैं पढ़ सकता था, अब मेरे को समझ में आना लगा था फरवरी मंथ के आसपास, पर लिख नहीं सकता था। और इंटर में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले दिन से देखना मैं राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। तो फरवरी एंड में मार्च में मेरा प्लास्टर निकला, मार्च फर्स्ट वीक में मेरा प्लास्टर निकला, और मैं देखता हूं तो मैं, मेरी जो राइटिंग स्पीड है, जो पेपर में 3 घंटे का पेपर 2 आवर 30 मिनट्स में कंप्लीट कर देता, मेरे लाइफ का अभी तक का सिचुएशन है कि कोई भी पेपर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं है। हाँ नहीं आता था वो अलग है, पर मैं कुछ तो भी फेंक के आता था, लेकिन 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे से लेकर 2.75 घंटे में खत्म होता था, इतना जबरदस्त मेरा राइटिंग स्पीड था। लाइफ का कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो मैंने कंप्लीट नहीं किया होगा, हर पेपर कंप्लीट लिखा है, हर पेपर। हाँ नहीं चाहता कुछ 10 मार्क का क्वेश्चन तो मैं 2.5 घंटे पहले लिख के खत्म करके बैठ जाता था कि वो 10 मार्क का सवाल अगर मेरे को आता तो वो भी कंप्लीट कर पाऊं। कोई ऐसा पेपर नहीं, इतना भारी राइटिंग प्रैक्टिस था मेरा, जबरदस्त। और मार्च फर्स्ट वीक में टू माय नॉलेज मेरा राइटिंग स्पीड इतना खत्म हो गया, खतरनाक हो गया था कि 3 घंटे का पेपर सॉल्व करने के लिए मेरे को कम से कम 5 घंटे लगते थे, कम से कम 5 घंटे। मैंने एक टेस्ट खुद का लेके देखा था कि बोला यार ये क्या हो रहा है जिंदगी के अंदर, किसी को बोल भी नहीं सकता था और राइटिंग स्पीड पूरी ठप गई थी, समझ में भी नहीं आता था क्या चल रहा है। 3 घंटे का पेपर लिखने के लिए 5 घंटे लगते थे मेरे को, सेम चीज करने के लिए, सेम होमवर्क करने के लिए डबल द टाइम नियरली मेरे को लगता था, क्योंकि हाथ का राइटिंग का स्पीड पूरा कम हो गया था। अब मेरे पास थे सिर्फ 2 महीने, एक था मार्च और एक था अप्रैल, एक था मार्च और एक था अप्रैल। ये स्टोरी एवे नहीं बोल रहा हूँ, बड़े अच्छे से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मार्च और अप्रैल सिर्फ 2 महीने थे। मैंने पढ़ाई सिर्फ अगस्त से जनवरी की थी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी,
ठीक है। नियरली 5-6 महीने मैंने पहले पढ़ाई की थी, जिसका होमवर्क मैंने किया था, जिसके अंदर मेरा 60 to 70% सिलेबस क्लासेस में खत्म हुआ था। ठीक है, इसमें भी ये बोलता हूँ कि मुझे जो सीए इंटर पढ़ाने वाले लोग थे ना, वो सीए भी नहीं थे, वो सीए भी नहीं थे। हाँ, उन्होंने उनकी तरफ से बहुत अच्छा ट्राई किया, पर वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं थे। हालांकि मुझे जो सीए इंटर पे पढ़ाने वाले लोग थे हमारे क्लास को, वो खुद सीए इंटर में थे। हालांकि उन्होंने ट्राई बहुत किया, पर वो खुद सीए इंटर में थे, वो खुद हमारे साथ एग्जाम दे रहे थे। ऐसे लोग थे, नाम नहीं लूंगा, पर मैं ऐसी सिचुएशन थी हमारी कि आधे सब्जेक्ट मेरे को समझ में भी नहीं आते थे कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ये सिचुएशन थी, बुक्स और टीचर के बीच में मेल नहीं खाता था। फाउंडेशन बहुत जैसे पढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं। इंटर पे थोड़ा इधर उधर हुआ, जरूर हुआ, पर इससे हार नहीं मानी। मार्च और अप्रैल मंथ में जब मेरे को पता चला कि मेरे पास सिर्फ अब 60 दिन है, 60 में से आप 15 ऐसे ही निकाल दो जो फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में चले गए खुद को संभालते हुए। मेरे पास जब सिर्फ 45 डेज थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था ये समझने के लिए कि मैं क्या करूं, क्योंकि सीधे सीधे दिख रहा था मई में एग्जाम है और अपना अटेम्प्ट गया, सीधा दिख रहा था। बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस डबल, राइटिंग स्पीड डबल लग रही थी कम से कम, और जो पढ़ा था अगस्त से लेकर जनवरी तक वो याद आने के चांसेस नहीं थे, बिकॉज एक मेंटल ट्रॉमा हो चुका था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने एक दिन शांति से बैठा, मैं बोला जो होगा देखा जाएगा। मैंने अगस्त से लेकर जनवरी तक होमवर्क किया है, मैंने मेहनत की है, ये मेहनत जाया नहीं जाएगी। पहले दिन मैंने क्या किया, 45 डेज को मैंने कन्वर्ट कर दिया 22 डेज में। अब ये 45 डेज को 22 डेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये आपने घर पे ट्राई मत करना। ये सिर्फ मैं कर सकता था क्योंकि मैंने योगा किया है, मैंने मेडिटेशन किया और मैं योगा की प्रैक्टिस डेली करता था। और उसी योगा की प्रैक्टिस की वजह से मेरी राइटिंग स्पीड भी बढ़ी, मेरा हीलिंग बढ़ा, मेरा हीलिंग बहुत फास्ट हुआ इस हाथ का, जिस वजह से मैंने मेरी राइटिंग स्पीड भी बढ़ाई। तो मैं अभी भी डेली योगा और मेडिटेशन 2-2.5 घंटे तक के करता हूँ, डेली एवरीडे। मॉर्निंग उठूंगा 2-2.5 घंटे तक के मैं डेली मेडिटेशन योगा करूंगा। मेरा अगर आप ये रूम देखोगे, रिकॉर्डिंग रूम सिर्फ रिकॉर्डिंग रूम नहीं है, यहाँ मेडिटेशन और योगा के लिए स्पेसिफिक एरिया बना के रखा है मैंने, कि ये टेबल थोड़ा साइड में चला जाता है और इसी एरिया में मैं मेडिटेशन और योगा करता हूँ दिन का 2-2.5 घंटे। तो उसमें मेरे हीलिंग में बहुत फायदा हुआ। तो मैं योगा और मेडिटेशन करता था, इसलिए मैंने सोचा कि बॉडी के ऊपर एक टोल लिया जा सकता है। मैंने 45 डेज को 22 डेज में कन्वर्ट किया। कैसे? मैंने 48 आवर्स का एक दिन बनाया, 48 आवर्स का एक दिन। मैं आज सवेरे फॉर एग्जांपल 1 तारीख को मॉर्निंग में अगर मैं 6 बजे उठ गया, 6 AM उठ गया, तो मैं 2 तारीख को रात को 10 बजे तक के मैं सोता ही नहीं था। 1 तारीख को सवेरे 6 बजे उठ गया, 2 तारीख को रात को 10 बजे तक मैं नहीं सोता था। थ्रू आउट जागता था और पढ़ता था, ताकत से पढ़ता था थ्रू आउट, और रीडिंग रूम पे ही रहता था। घर वालों को बोल दिया था रीडिंग रूम पे ही सोऊंगा, ठीक है, तुम मेरे को कॉल भी मत करना। और कॉल तो उस वक्त थे ही नहीं, हमारे पास फोन ही नहीं थे उस वक्त, तो कॉल का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो 6 AM में मॉर्निंग उठता था, सब मेंटेन वगैरह करता था, जाता था, पढ़ता था, वापस आता था, खाना खाता था, वापस जाता था, पढ़ता था, वापस आता था, नाश्ता करता था, वापस जाता, पढ़ता था, रात वापस आता, डिनर करता था। कितने बार नाश्ता डिनर उधर ही कर लेता था। दूसरे दिन पूरा रात भर उसी रीडिंग रूम पे पढ़ता था, दूसरे दिन भी पूरा जागता था, और दूसरे दिन रात को 10 बजे सोता था, और ये नींद में लेता था 8 आवर्स की। मतलब अगर 8 आवर्स की मैं 2 दिन में नींद ले रहा हूं, तो 8 आवर्स में सफिशिएंट नींद हो जाती है, मतलब 4 आवर्स की नींद में ईच डे ले रहा हूं। पहले तो मेरे पढ़ने की टेक्निक खत्म कर दी। तो जो मैं 4 घंटा एक्स्ट्रा हर रोज देता था, आज के डेट में आप खुद देख लो, आप 8 घंटा तो एग्जाम के पीरियड में भी नियरली सो जाते हो, तो 8 घंटा मैं 2 दिन में सोता था, और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया था। और 8 घंटा भी ये जब मैं घर पे आके सोता था, तो मैं बेड पे नहीं सोता था, मैं सोफे पे जाके सोता था। मेरे घर वाले मेरे को बोल के परेशान हो गए थे, तेरा तबियत खराब हो जाएगा, तू क्या कर रहा है, तू सोफे पे क्यों सो रहा है, ये मेरे घर वाले बोलते थे। कभी मेरे घर वालों को पूछना एक्सपीरियंस। मैं पर सोफे पे ही सोता था, क्योंकि कंफर्टेबल नींद ना लगे और सवेरे जल्दी उठ जाओ। वो ऐसा मैंने 22 दिन तक कंटिन्यूअसली किया है बेटा, 22 दिन तक कंटिन्यूअसली किया है। 22 दिन मतलब 45 डेज तक मैंने कंटिन्यूअसली किया है, 22 दिन का तो मेरा दिन था। पर इतना करने के बाद योगा और मेडिटेशन भी मैं डेली करता था। उसका मेरे को फायदा हुआ कि मेरी बॉडी के ऊपर टोल बहुत जल्दी नहीं आया। पर एन एग्जाम के मौके पे, जब मेरा एन एग्जाम का डे था ना, एन एग्जाम का डे, उसके 2 दिन पहले मैं बीमार हो गया, क्योंकि इस चीज की 20 साल तक आदत ही नहीं थी। 19 साल तक, 18-19 साल तक इस चीज की आदत ही नहीं थी, क्योंकि 2 दिन में एक बार सोना। बॉडी ने भी जवाब देना शुरू कर दिया कि भाई बस कर, अब क्या कर रहा है जिंदगी के अंदर, पर रुका नहीं। जिस दिन मैंने पहला अकाउंट्स का पेपर दिया सीए इंटर का, मेरा टेम्परेचर था 102 डिग्री। डॉक्टर को, जब मम्मी डॉक्टर को दिखाने लेके गई थी, तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, बोले इसको एग्जाम मत देने लगाओ, इसका तबीयत और खराब होगा। मैंने डॉक्टर को बोला चुपचाप मेरे को सिर्फ ऐसी गोली देना जिससे मैं ठीक हूं और नींद ना आए। अगर तूने नींद आने की गोली दी तो मैं गोली लूंगा ही नहीं। बोला मैं गोली ही नहीं लूंगा, तू उधर जो जिंदगी में करना है तो कर, मैं गोली ही नहीं लूंगा। तो डॉक्टर ने भी ऐसी गोलियां दी थी जिससे नींद ना आए और जो सिर्फ मेरे को एग्जाम देने के काम में आए।
और डेली एग्जाम पीरियड में भी अब तबीयत खराब थी इसलिए 7 घंटा सो जाता था कि भाई टोल ना आए, एकदम एग्जाम में कुछ बेहोश होश होके ना गिर जाओ। मैं 102 के टेम्परेचर में सभी पेपर दिए। तब हमारे वक्त 6 ही पेपर थे इसे इंटरमीडिएट में, 6 के 6 पेपर दिए। 3 पेपर एक ग्रुप में, ग्रुप 1 में 3 पेपर थे, ग्रुप 2 में 3 पेपर थे। 6 पेपर मैंने पूरे 102 के टेम्परेचर में दिए, सर्दी खांसी अलग से थी। और ये 22 डेज में, अगर तुमको यकीन नहीं होगा, ये 22 डेज में, मैं अभी बोलता हूं आपको, ये 22 डेज में 6 से लेके 7 रफ रजिस्टर 300 पेजेस के, मतलब 200 300 400 पेजेस के, 6 से 7 भी नहीं आएंगे, ज्यादा 10 से 12 ऐसे रजिस्टर, मेरे को अभी नंबर भी याद नहीं, मतलब मेरे को ये याद है कि नियरली 2-3 हजार जो पेजेस है वो मैं लिख के रखा था, लिखे हुए थे रफ रजिस्टर, क्योंकि ये हाथ का राइटिंग स्पीड बढ़े। आपको यकीन होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, मैं खुद की पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। ये जो 5 घंटे का राइटिंग स्पीड था, इसको वापस मैंने 3 घंटे पे लाया 2 महीने के अंदर, वापस 3 घंटे, इतना लिखा इतना लिखा। अभी मेरे अमरावती के घर में वो सब बुक्स और वो सब रजिस्टर फाउंडेशन के और इंटर के मेरे पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। उनको जाके देखता हूं तो खुद पे ऐसे फक्र महसूस होता है कि जिंदगी के अंदर क्या किया। जब मैंने एग्जाम किया, 6 के 6 पेपर दिए 102 के टेम्परेचर में, 6 पेपर खत्म होने के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग डेट था कुछ तो भी 13 मई, 6 पेपर पूरे खत्म हो चुके थे। 13 मई के आसपास मैं घर पे आया, जो सोया मैं 17-18 घंटे सोया हूँगा, 17-18। डॉक्टर को बोला तू मेरे को नशा ही दे दे, सीधा एक नशा ही दे दे, एग्जाम हो गया, बोला खत्म, मेरे को जिंदगी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बची नहीं। एक डॉक्टर ने नशा दे, जो सोया कि उठा ही नहीं 12 घंटे में। बोला नींद खुल गई थी, फिर भी बेड के अंदर पड़ा रहा। बोला तेल लेने का, आज तो उठना ही नहीं, खाना वाना तेल था, आज लेजर है जिंदगी में, हो गया बोला काम अभी अपना। 17-18 घंटे सोया। आप मेरे एक बात याद रखना, आप मेरा रिजल्ट देखोगे ना, मैं आपको मार्कशीट भी दिखा सकता हूँ, अभी तो मैं घर पे ही हूँ, आप मेरा रिजल्ट देखना। मेरा रिजल्ट है 3 ग्रुप, एक ग्रुप में 3 सब्जेक्ट 300 मार्क, दूसरे ग्रुप में 3 सब्जेक्ट 300 मार्क। मैंने बोथ ग्रुप अटेम्प्ट किए थे, एक ग्रुप भी नहीं छोड़ा था, हालांकि मेरे पास ऑप्शन था। ये टोटल कितने मार्क्स हुए? 600 मार्क। अभी मैं आपको मेरी मार्कशीट भी दिखा सकता हूँ लाके, घर के अंदर ही है, 2 मिनट रखोगे तो लाके भी दिखा दूंगा मैं आपको। 600 मार्क में से .300 मुझे मिले हैं, .300। और वो भी ऐसा नहीं कि सेट ऑफ, एक फर्स्ट ग्रुप में .150, सेकंड ग्रुप में .150, .150 मार्क्स मिले हैं, डॉट। और मैं मानता हूं कि मैं सीए इंटर में फेल था, मैं लिटरली मानता हूं मैं सीए इंटर में फेल था। यह सिर्फ इस वजह से है क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैंने अगस्त से लेकर जनवरी तक मेहनत की थी, और उसके बाद में सिर्फ मार्च और अप्रैल में जो मैंने मेहनत की थी, और जो मैंने डेयरिंग दिखाया, शायद बस उस चीज की वजह से आज के डेट में मैं सीए हूं। और अगर ऐसा होता ना कि उस वक्त मैं फेल हो जाता था, मेरे को नहीं पता मेरे लाइफ के साथ क्या होता था। 1 मार्क इधर उधर, सिर्फ 1 मार्क इधर उधर। आप मेरे मार्किंग भी देखोगे 45 50 55 एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट 45 50 55 एंड 41 50 एंड 59 ऐसे मार्किंग है मेरे। एग्जाम्शन शायद किसी भी सब्जेक्ट में नहीं, मतलब ये 300 लाने में भी किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन नहीं है। 600 में से .300 मार्क है, 150। और ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने अगस्त से जनवरी तक होमवर्क किया है, मेहनत की, और अप्रैल मई में मैंने वापस मेहनत की। हो सकता है मेरा जनवरी और फरवरी मंथ जो है, अगस्त से दिसंबर ही बोल लो, बिकॉज जनवरी में तो हो गया था काम। अगस्त से दिसंबर मेहनत की थी, जनवरी फरवरी मेरा मंथ पूरा चला गया था, मेंटल ट्रॉमा से गुजरा, राइटिंग स्पीड डाउन हो गई थी, खुद का टोल आया था, बीमारी में एग्जाम दिया है बकायदा। मतलब बीमारी में ऑडिट के पेपर के दिन को मैं मेरे दोस्त के घर पे पढ़ रहा था, मेरे को याद है, दोस्त को मैं ऑडिट के पेपर दिन सवेरे ऑडिट सिखा रहा था कि ऐसा ऐसा ऑडिट कर, ऐसी ऐसी चीज़ें कर तो ऑडिट पास हो जाएगा। मैंने दोस्त को भी सिखाया ऑडिट के पेपर के दिन 102 के टेम्परेचर में पूरा कंबल लेके बैठा था, मेरे को आज भी वो डेट नहीं याद है। तो इस तरीके से किया जाता है। मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं कितना महान हूं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आपको नहीं पता आपको जिंदगी में क्या टोल लेने पड़ेंगे, आपको नहीं पता जिंदगी में आपके ऊपर कौन सी चीज आएगी। तुम अभी बोल रहे हो मैं होमवर्क नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, माना, तुम्हारी कोई चीज नहीं हुई, माना, सब चीजें एग्री है मेरे को सब चीजें एग्री, तुम जो बोलोगे ना सब चीजें एग्री है मेरे को, रिजल्ट वगैरह नहीं आया। पर मुझे एक बात बताओ, तुमने फ्यूचर देखा है? मैंने तो नहीं देखा था, मैं भी यही मान के चल रहा था, पर मैंने मेहनत की, वो मेरा एक एडवांटेज बना। भगवान ने मेरे को कहां से तो भी बुद्धि दी होगी कि भैया दर्शन तो अभी पढ़ ले, बाद में तेरे ऊपर आफत आ सकती है, तो मैंने तभी पढ़ लिया जोश में, तभी सब टेस्ट दे दी, और बस यही चीज है जिसने मेरे को सर्वाइव। अगर मैं ये अगस्त से लेकर दिसंबर तक मेहनत नहीं करता, आपको क्या लगता है ये .300 मार्क मेरे को मिल सकते थे? .300 मार्क मिल सकते थे? बिल्कुल नहीं मिल सकते थे, पॉसिबल ही नहीं था। .300, आप सोचो कि ये अगस्त से दिसंबर तक की जो चीज है ना, ये नहीं करता, मतलब एक दिन भी शायद मैं इसमें कम पड़ता, या एक दिन भी मार्च अप्रैल में अगर मैं कम पड़ता, या एक दिन, हर प्लान वर्क किया है। .300 रिजल्ट या रैंकर से भी बड़ा रिजल्ट था मेरे लिए। .300 मार्क मतलब मैंने जो स्ट्रेटेजी लगाई 22 दिन की, 45 दिन की, वो हर एक वर्क की है।
जो चीज मैंने खुद के साथ की, हर एक वर्क की, वो जो 10 से 15 बुक मैंने लिख लिख के भर के दिए, वो हर एक वर्कआउट हुए है। ऐसे ही नहीं मिलता भाई। खिराफत तुम फाउंडेशन हो जाओगे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें नहीं पता फ्यूचर क्या है, खुदा ना खास्ता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसी कोई चीज़ हो, बिल्कुल नहीं, दिल से ऐसा किसी के साथ। बिकॉज वो पेन, एक अच्छा इंसान कौन होता है, वो खुद जिस पेन से गया है वो चाहे कि दूसरों के साथ ना हो, वो पेन दूसरों के साथ ना हो, वो अच्छा इंसान। और मैं मान लो मैं अच्छा इंसान हूं सच में, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो, पर तुमने भी फ्यूचर नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। यू नेवर नो तुम्हें बाद में क्या फेस करना पड़ सकता है। और उस वक्त पढ़ाई तो सेकेंडरी हो जाएगी, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सर्वाइवल होता है, हमेशा सर्वाइवल होता है। इसलिए जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं ना, जो ये मान रहे हैं कि वो होमवर्क नहीं करके वो छूट जाएंगे, मेरे को इनका क्रॉस क्वेश्चन है बेटा। पहले ही देखो, तुम्हारा कोविड के अंदर अटेम्प्ट हो गया है डिले, अभी तक तुम्हारा रिजल्ट लग जाना चाहिए था। मैं फ्रैंकली बोलूं, अभी तक तुम्हारा रिजल्ट लग जाना चाहिए था, और अभी तुम्हारे क्लासेस वगैरह के एडमिशन शुरू हो जाने चाहिए थे, बिकॉज नवंबर का रिजल्ट जनवरी 17 तक के लगता है। सो इस दिन तक तुम्हारा रिजल्ट लगना चाहिए था। तुम्हारा रिजल्ट लगेगा फरवरी फर्स्ट वीक में। तुम क्लास कब ज्वाइन करोगे? मार्च में। अगर तुम मार्च में सीरियस हो गए ना, तो मार्च से लेके तुम्हारे पास नवंबर एग्जाम के लिए 9 महीने भी पूरे नहीं बचते हैं। याद रखना, 9 महीने भी पूरे नहीं बचेंगे, ठीक है। इसके अंदर तुमको बोथ ग्रुप प्रिपेयर करने। मेरे पास तो 6 ही सब्जेक्ट है, तुम्हारे पास में इफेक्टिवली 11 सब्जेक्ट है। इफेक्टिवली कैसे करोगे? और अभी होमवर्क नहीं करोगे तो कैसे होगा? और इस वजह से पता है, बस इसी मेहनत की चाह से मैं आज यहां खड़ा हूं। अगर मैं ये मेहनत नहीं कर सकता था ना, तो तुमको क्या लगता है कि पूरे इंडिया के अंदर मैं लॉ के लिए तुमको पढ़ा सकता था? ये जब तुम करते हो ना, तो तुम खुद की लिमिट टेस्ट करते हो। अब जितने लोगों ने होमवर्क नहीं किया, मेरे को ईमानदारी से बताना, अगर कुछ फ्यूचर में कैलेमिटी आई, क्या तुम हैंडल कर सकते हो? तुम्हें लगेगा तुम हैंडल कर सकते हो, पर भगवान जब गेम खेलता है ना, भगवान जब मारता है, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती बेटा। वो जब मारने पे आ जाएगा ना, तो तुम मरने पे आ जाओगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये चीज को तुमने याद रखना। अभी हाथ एकदम फिट एंड फाइन वर्क कर रहा है, क्योंकि उस वक्त उतनी प्रैक्टिस करवा ली थी। और तुम तो मेडिटेशन योगा करते भी नहीं हो शायद। मैं तो भी ये 22 दिन को झेल गया, 45 डेज को जो 22 में मैंने कन्वर्ट किया, वो उसको मैं झेल गया, क्योंकि मेरी बॉडी उसके लिए कैपेबल थी। आपकी बॉडी कैपेबल है नहीं, आपको नहीं पता। बड़े ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। और यकीन मानना, ये .300 मार्क मेरे को मेरे फाइनल के रिजल्ट से भी ज़्यादा पसंद आते हैं हमेशा। बोला ये है, यहाँ मैंने कुछ करके दिखाया लाइफ के अंदर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी तो आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। पर ये दिस इज़ नॉट ईजी, दिस इज़ नॉट ईजी। ये करने के लिए बहुत दम लगता है, आप करके देखो। और अभी से अगर आप होमवर्क कर रहे हो, तो आपके साथ शायद हो सकता है कुछ होगा। लेकिन अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, तो बेटा फ्यूचर कौन सी चीज़ पर टोल लेगा, वो याद रखना। पेनल्टी आपको पता है, अगर आपने होमवर्क नहीं किया, सेम सवाल 3 बार लिखना है। अगर आपको खुद के साथ थोड़ी भी ईमानदारी होगी, तो होमवर्क कीजिए, मुझे टैग कीजिए स्टोरी में। मैं आपकी स्टोरी पब्लिश करूंगा। बच्चे ने गलती भी मानी, पर बच्चा होमवर्क भी कर रहा है। पर ये गलती अब मैंने 2 बार बता दी आपको, ये वापस मुझे बतानी ना पड़े आपको। ये गलती मुझे वापस आपको दोहरानी ना पड़े, मुझे वापस होमवर्क के लिए आपको बोलना ना पड़े। अगर आप मेरी क्लास कर रहे हो बेटा, और आपको सक्सेसफुल होना है, मैं जो बोलता हूँ वहाँ पैर रखो। जहाँ तैरने को बोलूँगा वहाँ तैरना, जहाँ कूदने को बोलूँगा वहाँ कूदना, क्योंकि ये सब मैं कूद काद के आ चुका हूँ, और मैंने हज़ारों बच्चों को कूदाते हुए देखा है, और उनके रिजल्ट्स भी देखे हैं। बच्चा जब अटेम्प्ट लग जाता है ना, तो फ्रस्ट्रेट होकर हमारे पास आता है। एक अटेम्प्ट लगने के बाद ना सब बुद्धि इस जगह पे आ जाती है, पूरी बुद्धि जगह पे आ जाती है। एक अटेम्प्ट लगने के बाद पूरी दुनियादारी, सीए फाइनल में एक अटेम्प्ट खा चुका हूँ भाई मैं, पूरी दुनियादारी एक जगह पे आती है। जो आदमी खुद को एकदम क्लाउड 9 पे मानता है ना, नहीं उसको भगवान ने पटक के नीचे जमीन के अंदर दफन कर दिया, तो शर्त लगा लेना अगर तुमको अटेम्प्ट लग गया तो। जिस दिन अटेम्प्ट लगेगा ना, तुम खुद के घर वालों से भी नजर नहीं मिला सकते, खुद के घर में ही ऐसे रहोगे जैसे पराये हो। ये चीज को भी याद रखना। अगर तुमको अटेम्प्ट लग गया, तो अटेम्प्ट आपको सिखा के जाएगा, जरूर सिखा के जाएगा। पर यह सीख आप बिना अटेम्प्ट लगाए भी सीख सकते हो। आदमी वो वाइज होता है जो दूसरों के प्रॉब्लम देख के सीख जाए। जरूरी नहीं है हर एक प्रॉब्लम दुनिया का खुद ही फेस करो। अगर हर एक प्रॉब्लम दुनिया का फेस करने जाओगे ना, ये जिंदगी कम पड़ जाएगी, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा सभी प्रॉब्लम। तो दूसरों का देख के सीखो, मेरा देख के सीखो। मेरे को सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट लग चुका है। हालांकि मैं इतना पढ़ने वाला बच्चा था, ये सब करने वाला बच्चा था। मैं सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट भी जब लगा ना, उसके पहले जो मैंने टेस्ट सीरीज दिया था, उसमें मैं थ्रू आउट पास था। उसके पहले 1 महीना पहले टेस्ट सीरीज दिया था, सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट लगा, उसके पहले थ्रू आउट पास था, फिर भी अटेम्प्ट लग गया। क्योंकि भैया एक इक्वेशन में आपको बोलूं, फाउंडेशन में तो टेस्ट किया जाता है आपका दिमाग। ये चीज को याद रखना, जो दिमाग वाला बंदा है उसने थोड़ा भी पढ़ लिया, वो फाउंडेशन में पास हो जाएगा। मेरे से लिख के ले लो, ये इक्वेशन है इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट ने इसी हिसाब से सिलेबस ड्राफ्ट किया है। फाउंडेशन में आपका टेस्ट किया जाता है दिमाग,
ठीक है, दिमाग के साथ में अगर आपका एवरेज माइंड है और प्लस आप थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा हार्डवर्क कर लो, तो सीधी बात है आप पास हो जाओगे फाउंडेशन में। लेकिन जिसको बहुत अच्छा दिमाग है वो तो पास हो ही जाएगा फाउंडेशन में। इंटर में बेटा दिमाग से सिर्फ काम नहीं पड़ता, इंटर में आपको लगता है दिमाग प्लस मेहनत। सिलेबस ही इतना दे के रखा है कि फटके हाथ में आ जाएगी जब 8 सब्जेक्ट एक साथ देखोगे। मैं बोलता हूं ना, जो लोग अभी होमवर्क नहीं कर रहे, तुम बस थोड़ा सा रुकना जून जुलाई तक के, जब तुमको नवंबर एग्जाम आगे दिखेगा ना जून जुलाई में, और पता चलेगा तुम पानी में हो, आधे बच्चे तुम में से बोथ ग्रुप में से ग्रुप 1 पे शिफ्ट हो जाएंगे। लिख के ले लो मेरे से, मैं कर होते हुए देखा है, 8 साल से यही होते हुए देख रहा हूं। क्योंकि सिलेबस देख के ही फट जाती है। जब पूरे क्लासेस खत्म हो जाएंगे ना अगले 6 महीने में, तो सिलेबस देख के फट के हाथ में आ जाएगी, पता चलेगा यार नहीं मैं एक ही ग्रुप देता हूं, वैसे भी आर्टिकलशिप में सेकंड ग्रुप तो निकाल ही सकता। अब मैं अगर आपको यहां पे बोलूं कि इंटर में अगर आप ग्रुप 1 पे ही शिफ्ट हो गए और उधर आर्टिकलशिप में बोथ ग्रुप पास किया हुआ बंदा है, आर्टिकलशिप में बोथ ग्रुप पास किया हुआ बंदा है, तो आर्टिकल मैं अगर सीए का ऑफिस चला रहा हूं तो मैं किसको आर्टिकल रखूंगा? जिसने बोथ ग्रुप पास किया, मैं उसको आर्टिकल रखूंगा। ये मेरे लिए एडवांटेजेस है, ये मेरे लिए एडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि ये बंदा मेरे को एग्जाम के लिए लीव नहीं मांगेगा, क्योंकि ये बंदे को सेकंड ग्रुप का भी नॉलेज है, क्योंकि ये बंदा प्योरली मेरे लिए 2 साल तक मेहनत करेगा। लेकिन जिसने सिर्फ ग्रुप 1 पास किया है वो आर्टिकलशिप में जाएगा, मैं उसको नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि हर 6 महीने में वो मेरे को 1 महीने का लीव मांगेगा और मेरे को कोई गारंटी नहीं है कि वो आने वाले 6 महीने में भी सेकंड ग्रुप पास करेगा। हो सकता है वो फाइनल अपीयर होने तक के सेकंड ग्रुप ही देता रहे, हो सकता है। मैंने देखे, मेरे सीए फाइनल में क्लास में आके बच्चे बैठते हैं और इंटर का सेकंड ग्रुप पास नहीं हुआ होता है। मैंने देखे, आंखों से देखे। कई सीए फाइनल के बच्चों का मेरा लॉ का प्रिपरेशन खत्म हो जाता है, पर सर एग्जाम नहीं दे सकता। क्यों? तो क्योंकि इंटर का सेकंड ग्रुप पास नहीं हुआ। कैसे? बोथ ग्रुप पास किए हैं मैंने, बोथ ग्रुप पास किए। एक अटेम्प्ट लगा फाइनल पे, पर वापस ये नहीं सोचा कि एक ही दूंगा, बोथ ग्रुप दिए, बोथ पास, तीनों लेवल पे सभी ग्रुप दे के पास हूं। तो इंटर पे बेटा आपका लगता है दिमाग और मेहनत। फाइनल पे एक अटेम्प्ट मेरे को लग गया, टेस्ट सीरीज में पूरा मॉक टेस्ट में पास होने के बाद भी एक अटेम्प्ट लग गया, बिकॉज फाइनल पे इससे ज्यादा एक और चीज लगती है, वो है दिमाग, दूसरा है मेहनत, और तुम किसी से भी पूछ लेना लक, पर लक भी उसी को मिलेगा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ये चीज को याद रखना। अगर आप दिमाग और लक के ऊपर भी मैटर कब जाता है? जब आपका दिमाग 100% चला हुआ हो, आपकी मेहनत 100% चली हुई हो, ये दोनों आपका अगर खत्म हो चुका हो तो लक मायने रखता है। अगर आपका ये दोनों ही आपने 70, इधर ही तुमने 70% दे दिया और इधर ही तुमने 60% दे दिया, तो ये तो घंटा तुम मेरे पास आने से रहा, बिल्कुल ही नहीं आएगा। लिख के ले लो मेरे से, कभी भी लिख के ले लो। और तुम्हारा एक्चुअल फ्यूचर पता है कहां डिसाइड हो जाएगा? तुम्हारा एक्चुअल फ्यूचर यही डिसाइड हो जाता है कि जब तुम ग्रुप 1 देते हो या बोथ ग्रुप देते हो, यहां तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड हो गया, एज गुड एज डिसाइड हो गया। अनलेस एंड अनटिल इसके बाद तुम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं कर सकते। और तुम ये बोलोगे नहीं सर मैं इंटर के बाद एक ग्रुप पास करके बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करूंगा। अगर देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है तो यही करना बेटा, और ये इजी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आगे जो करेगा वो फटके हाथ में आने वाला एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेगा, तब तू कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा तेरे को खुद को नहीं पता, पर ये इजी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये चीज को याद रखना। कुछ लगता है इसलिए बोल रहा हूं, इस केस में आपको कुछ भी बुरा लगा होगा तो आई एम वेरी सॉरी। आपको ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है, आपको अलर्ट करने का इरादा है, अवेक करने का इरादा है, क्योंकि खुद ठेस खाया हूं, खुद गिरा हूं, गिर गिर के संभला हूं, खुद को देखा है, खुद के घर में खुद को पराये जैसे रहते हुए देखा है। सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद में ऐसा एक दिन नहीं था जब खुद को कोसा नहीं होगा, एक दिन भी नहीं था जब खुद को कोसा नहीं होगा। सबके सामने हैप्पी फेस लेके चलना पड़ता है जब अटेम्प्ट लगता है। रिलेटिव आके पूछते हैं, बाजू वाले आके पूछते हैं क्यों रे क्या हुआ, तो सीए कर रहा था। हाँ जब बन जाओगे तो तुम सिर उठा के चल सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर जब पूछते हैं ना तो ऐसे हंसी बनानी पड़ती है और दिखानी पड़ती है सबको। ये चीज को याद रखना, ये तुम्हारे ऊपर नौबत ना आए, इसलिए अभी से पढ़ो, अभी से होमवर्क करो। तुम्हारी अटेम्प्ट ड्यू है, मे के अटेम्प्ट का भरोसा नहीं है, कोरोना कोविड चल रहा है, और कौन सा एक आधा डिसीज आए जिंदगी में कब लग जाएगी किसी को भरोसा नहीं है। तो अभी से पढ़ो, अभी से चलो। तुम्हारे लाइफ में जिनका मे एग्जाम था ना, जो जिन्होंने अभी नवंबर में फाउंडेशन दिया, मे एग्जाम कैंसिल हो गया इस वजह से, उनको तो 6 महीने वैसे ही लग गए। तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, लाइफ के 6 महीने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग गई है। अगर तुम लाइफ के रिटायरमेंट में 40-50 लाख पर एनम कमाने वाले हो ना, तो तुमको 25 लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी लग चुकी है, क्योंकि 6 महीने तो इंस्टीट्यूट ने वेस्ट करवा दिए तुम्हारे, या कोविड ने वेस्ट करवा दिए। 25 लाख अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अबे 25 लाख में तुम्हारी असीड बनती है, तुम्हारे गाँव में एक घर बनता है जो तुम तुम्हारे माँ बाप को गिफ्ट कर सकते। ये तुमको ऑलरेडी लग चुका है। तो जिनके 6 महीने एक्स्ट्रा लगे ना, मे अटेम्प्ट वाले नवंबर में दिसंबर में दिए, उनके पास ऑप्शन नहीं है। तुम जितने जल्दी सीए बन सकते हो बस तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है। 25 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग चुका है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिस दिन जॉब ज्वाइन करूंगा उस दिन के पैकेज का मत गिनना, ये बेवकूफी मत करना, ठीक है। अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनते, अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिस दिन रिटायर होगा उस दिन मैं क्या कमाऊंगा। क्योंकि अगर तुम 6 महीने डिले ज्वाइन करोगे तो 6 महीने
जल्दी रिटायर हो रहे हो तो उस दिन तुमको क्या पैकेज है, उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरेट होता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे फालतू का 5 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह मत गिनना है, टुच्चे सी चीजें करने के लिए सीए नहीं कर रहे अपन कि 2.5 लाख का अपॉर्चुनिटी लग गया, 2 लाख का। अबे है अपॉर्चुनिटी गिनना है, वो भी बड़ा गिनो जरा जिंदगी के अंदर, ये चीज को याद रखना। ठीक है, शायद मैं इतना सब कुछ इसके बाद में बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, आई डोंट नो, पर जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे, बोलने की जरूरत नहीं बेटा, जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे ये तुम्हारे सामने है। और ऐसे, ये तो मेरी स्टोरी है, आने वाले पीरियड के अंदर मैं तुमको ऐसे ऐसे स्टूडेंट की स्टोरीज बताऊंगा कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि तुम कौन सी जिंदगी जी रहे, खुद के ऊपर शर्म आएगी, जरूर आएगी। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। एक मेरा ही मोहसिन शेख करके बंदा था, मेरा ही दोस्त, मेरा ही मोहसिन शेख करके मेरा ही स्टूडेंट था भाई। मेहनत मतलब क्या मेहनत, क्या मेहनत, तुम नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। मैं बोलता हूं मैं इतना इस लेवल पे फिर भी मैं बोलता हूं मैं नहीं कर सकता। एक और लड़की थी, मेहनत मतलब तुम, अपन कुछ चीज नहीं कर रहे हैं, तुम समझ जाना। जब उनके स्टोरी बताओ, ये तो तुम्हें ये सुनने के बाद अगर तुम्हारी फटके हाथ में आएगी ना, उस दिन तो तुम्हारी ऐसी इच्छा हो जाएगी कि गले को फांस लगा के निकल लूं यहां से, 2-3 गोलियां लेकर निकल लूं यहां से, ये इच्छा हो जाएगी तुम्हारी उन लोगों की स्टोरी सुनोगे तो। मैं कुछ चीज नहीं हूं उनके सामने, मैं कुछ चीज नहीं हूं। आज तो मैंने सिर्फ ये बोला जो मेरे साथ हुआ। उन लोगों के एक्सपीरियंसेस में तुमको बोलूंगा ना, उनके इंटरव्यूज लिए हैं मैंने बाकायदा, सब बच्चों के सामने, क्लासरूम के सामने, सिर्फ इसलिए है कि बच्चों को गाइडेंस मिले कि मेहनत कैसे की जाती है। और मोहसिन बंदा जो तुम देखे ना, तो तुमको ये समझ में आएगा दर्शन खरे क्यों बोल रहा है, दर्शन खरे क्यों इतनी चिर। और तुमको लगता है कि तुम ये सब चीजें इतने आसानी से कर जाओगे। और जिसको भी ये लगता है ना कि ये सब मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेहनत करने, मेरे मॉम एंड डैड से पूछ लेना, मेरे जितने भी लोग करीबी है ना उनसे पूछ लेना, वो सब इस चीज के गवाह है, वो सब इस चीज का गवाह है। मेरे मॉम डैड से पूछ लो ना, वो अभी भी बोलते हैं कि जो तू मेहनत किया था ना P2 में, शायद वैसी मेहनत तू वापस कभी कर नहीं पाएगा। मैं भी उनको बोलता हूँ यार उस वक्त पता नहीं, पर दिन में जोश था वो। हाँ, टीचिंग के वक्त भी बहुत किया, टीचिंग के वक्त का स्टोरी तो अलग है, जब टीचर बनने की कोशिश की थी तब की स्टोरी तो अलग है। 2 स्टूडेंट से पढ़ाना शुरू किया था बेटा, 2 स्टूडेंट से, वो भी तीसरे बैच में 2 स्टूडेंट आए थे, वहां से शुरू किया था। आज लाइव क्लास के अंदर 100 लोग बैठे, ये ऐसे ही नहीं मिलता। बी द मोस्ट स्मार्टेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन इन द रूम। रूल बहुत सिंपल है। तो रूम मतलब फिजिकल रूम मत ले लेना, रूम का मतलब तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स है, अगर उन सब लोगों को एक रूम में बिठा दिया जाए तो उसमें बी द मोस्ट स्मार्टेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, रिजल्ट जो आएगा देखा जाएगा। अब देखो ना, फर्स्ट सीए फाउंडेशन में मेरा जो दोस्त था वो फर्स्ट टॉपर आया था, एब्सोल्युटली शार्प। पर मेरे को मालूम है कि मैंने सीए फाउंडेशन में खुद का हाईएस्ट दिया, मेरे को मालूम है यहाँ मेरा रिजल्ट 300 मार्क का होगा, सिर्फ 300 मार्क का होगा, पर मेरे को मालूम है कि मैंने जो मेहनत किया वो शायद कोई और कर नहीं सकता था, शायद ही कोई और करता। जिस दौर से हम गुजरे हैं ना बेटा, अगर तुम गुजरते तो गुजर जाते। समझ में आ रहा है? जिस दौर से हम गुजरे हैं, अगर तुम गुजरते तो गुजर जाते। ऐसा दौर करना है, ऐसा लाइफ में दौर लाना है कि जिस दौर से तुम गुजरे हो कोई और गुजरता तो गुजर जाता, तो लाइफ का मकसद है। आज मैं ये स्टोरी बता सकता हूं क्योंकि स्टोरी बनी है। तुम्हारे पास क्या रहेगा बताने के लिए? वही चीज है जो नुक्कड़ के चाय के टपरी के ऊपर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाई, अबे वो स्टोरी है। अगर तुमको हंसने के लिए भी दूसरे की खिल्ली उड़ानी पड़ती है ना, तो तुम्हारी हंसी के ऊपर मुझे डाउट है। दूसरे की खिल्ली मतलब हंसने के लिए दूसरे की खिल्ली, वही तुम्हारे कि मैंने पार्टी के अंदर क्या किया, मैंने लड़की के साथ क्या किया, मैंने लड़के के साथ क्या किया, मेरा ये हो गया, एक ब्रेकअप हो गया तो तुम्हारी जिंदगी झंड होती है। ये स्टोरी नहीं है, इनको मैं स्टोरी मानता ही नहीं। स्टोरी ऐसी होती है और इससे भी भारी होती है। ये तो कुछ चीज नहीं है। मैं आगे आगे ऐसे ऐसे लोग बोलूंगा कि फटके हाथ में आ जाएगी, जरूर आएगी, अपन करेंगे ये, जरूर बताएंगे तुमको स्टोरी। रुको क्लास के अंदर थोड़ा सा, फिर मैं तुमको बताता हूँ कि जिंदगी कैसी जाती है। तुम अभी तो क्या सीए फाउंडेशन से आए हो, कैसा है अभी फाउंडेशन से आए हो। मैं पहले 10 लेक्चर तुमको बहुत प्यार से रखा है, और मैं यकीन पहले दिन तुमको बोला था जो हार्डवर्क करेगा मेरे क्लास में रहना, नहीं तो सिर्फ गालियां दे दे के या ऐसा बोल बोल के ही मार दूंगा। मत लगाना मेरी क्लास। कोई टीचर नहीं है जो बोलेगा तुमको ये, पर मैं बोल रहा हूं तुमको, नहीं मेहनत करने की इच्छा मत लगाना मेरी क्लास। मेरे को ऐसे लोगों की पढ़ाने की ही इच्छा नहीं है जो मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। मैं 10 को पढ़ाऊंगा लेकिन 10 के 10 लॉ में पास चाहिए, सिर्फ 10 के 10 लॉ में पास चाहिए, ऐसा पढ़ाऊंगा और उन्हीं से मेहनत करवा के लूंगा। और ये वर्चुअल तुमको अगर लग रहा है ना कि दर्शन सर वर्चुअल है तो क्या होमवर्क वगैरह चेक करेंगे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। पर याद रखना कि अगर तुमने नहीं किया और मेरे को कभी पता चला तो तुम मेरे सामने खड़े नहीं रह सकते और मेरे से तो नजरें मिला ही नहीं पाओगे। ये चीज को भी तुमने याद रखना। और नहीं तुमको क्लास के अंदर बोल बोल के मैं सच ही बोलूंगा, कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के लिए जो भला है वही बोलूंगा, उसमें भी कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, पर मैं बोलूंगा।
ठीक है, ये बात को याद रखना, इस चीज़ को लाइटली मत लेना। सीए फाउंडेशन 1% था, सीए इंटर 10% है, 10 टाइम्स मेहनत करना है। और अब यही तुम अगर एक ग्रुप दोगे, एक और सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है, यही अगर इंटर में सिर्फ तुम ग्रुप 1 दोगे, अभी से कुछ लोग बैठ के सोच के बैठे होंगे, अगर 100 लोग हैं ना, मैं 100 के 100 को पूछना चाहता हूं, यही से तुम अगर एक ग्रुप पे शिफ्ट हो गए, फाइनल पे क्या तू 2 ग्रुप देगा रे? क्या 2 ग्रुप देगा तू? यहीं पे एक ग्रुप लेके बैठा, तू क्या फाइनल पे 2 ग्रुप देगा? और तू अगर फाइनल पे 2 ग्रुप देगा नहीं ना बेटा, गया तेरा जिंदगी का, तू स्ट्रेट अवे समझ ले 2 साल तूने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो दिया। क्योंकि तू एक ग्रुप अगर फाउंडेशन में देगा ना, दूसरा ग्रुप तेरे को खुद को मालूम है, तू इंटर पे एक ग्रुप देगा ना, दूसरा ग्रुप तेरे को खुद को मालूम है तू कैसे निकालने वाला है आर्टिकलशिप में। जब आर्टिकलशिप में जाते हो ना, जब आर्टिकलशिप में जाते हो, अभी इंटर का तुम्हारा एग्जाम नवंबर में है, तुम्हारा रिजल्ट आएगा जनवरी में, फिर तुम जनवरी से क्या करोगे? आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे, और फिर सितंबर का जो पीरियड आता है टैक्स ऑडिट का, फिर जुलाई का जो पीरियड आता है टैक्स ऑडिट का। अब तुम सोचो, अगर तुमको मई में एग्जाम देना है, तुमको नवंबर में अगले एग्जाम देना है, तो बॉस तुमको छोड़ेगा नहीं आर्टिकलशिप वाला, भले ही रख लेगा, पर इतना वाट लगाएगा, इतना झाड़ू पोछा करवाएगा तुमसे, लेकिन तुमको एग्जाम की छुट्टी नहीं मिलने वाली। और 1 महीने की छुट्टी मिल गई तो बहुत है, बहुत ज्यादा है, पर 1 महीने में ग्रुप 2 निकाल सकते क्या? यहां 9 महीने खड़े रह के तुम ग्रुप 1 निकाल रहे हो सिर्फ, तो 4 महीने में क्या करोगे? 1 महीने के अंदर क्या ग्रुप 2 निकालोगे तुम? और ऑफिस से जब थक के वापस आओगे ना, तो बुक खोलने की तो वैसी इच्छा नहीं रहेगी। सवेरे 9 बजे घसते हुए जाओ, शाम को 7-8 बजे तुमको छोड़ेगा ऑफिस वाले, 7-8 से पहले छोड़ेगा ही नहीं। तुम पता है क्या, तुम वर्कमैन है, वो भी मिनिमम वेजेस में, मिनिमम वेजेस में वर्कमैन मिलता है आर्टिकलशिप में। चार्टर्ड अकाउंटेंट को वही पसंद है, क्योंकि उसको मालूम है वो भी वैसे ही पास हुआ है, वो उसी तरीके से पास हुआ है। अरे भाई तुमको तो भी काम करवाएंगे, उन लोगों ने तो झाड़ू पोछा किया है, जो लोग तुमको रख रहे हैं, उन्होंने तो ऑफिस में झाड़ू पोछा भी किया है, कुछ लोगों ने तो ऑफिस खोले है, सवेरे सवेरे जाके रात को बंद किए हैं, तो तुमसे वैसा ही करवा लेंगे। तुम सवेरे 9:30 बजे जाओगे, रात को 7 के पहले कोई घर पे वापस आए तो नाम बदल देना मेरा। हाँ, डमी आर्टिकल है तो बात अलग है, या काम ही नहीं है फर्म में तो बात अलग है, पर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में काम है, तुमको ऑफिस टाइम बोला जाएगा सवेरे 10 से 5, वो मिथ है। सवेरे 9:30 बजे जाओगे, रात को 8 बजे के पहले घर वापस नहीं आओगे। आने के बाद 8 बजे तुम खुद सोचो, इतनी मेहनत करने के बाद तुम पढ़ने वाले हो, वो भी सेकंड ग्रुप, जब तुमको ये पता है कि इसको मैं और 2 साल तक दे सकता, कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। लिख लो मेरे से, लिख लो, 100 लोग देख रहे हैं ना, सच्चा ही बोल रहा हूं, लिख लो मेरे से, ये नहीं होगा। कड़वा बोल रहा हूं पर सच बोल रहा हूं। आपको आज जागना है तो जाग जाओ, ये वेकअप कॉल समझ लो। 16 जनवरी 2021, 2020 गया, 16 जनवरी 2021 को दर्शन सर सच बोल रहे हैं, ठीक है? ये रिकॉर्ड कर लेना, ये डेट लिख लेना कहीं पे, तुम्हारे फ्रंट बुक वगैरह के बुक के कवर पे कहीं तुम्हें लिख लेना, और इस चीज़ को याद रखना, जिसने आज दिन वेकअप कॉल ले लिया वो अपना समय बचा लेगा, वो बोथ ग्रुप अपीयर करेगा। अगर तुम्हारा फरवरी में रिजल्ट आया और मार्च से तुमने अगर पढ़ाई शुरू किया, याद रखना मेरी बात, मार्च से तुमने पढ़ाई शुरू किया ना नवंबर एग्जाम के लिए, तुम में से 80% बच्चे ऐसे रहेंगे जो मार्च से पढ़ाई शुरू करके नवंबर में सिर्फ एक ग्रुप देंगे, ये लिख लेना। और फिर तुमने देखना आर्टिकलशिप में तुम्हारी क्या वाट लगती है, और फिर तुमने देखना जिंदगी में भी क्या वाट लगती है। क्योंकि जब तुम जॉब के लिए, जो लोग जॉब करना चाहते हैं, वो जब रिज्यूमे लेके जाएंगे, जब दिखाएंगे कि सीए इंटर ग्रुप 1 इस साल पास हुआ, सीए इंटर ग्रुप 2 2022 में पास हुआ, वो तो दिखेगा ना, रिज्यूम पे तो सब लिखना पड़ता है। वहां तो इंटरव्यू में पूछेंगे भी तुमको कि भाई कितने अटेम्प्ट लगे, बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि वो तो उसके बाप की कंपनी, अपने बाप की तो है नहीं। तो जब तुम जॉब के लिए रिज्यूमे लेके जाओगे, जब लिखोगे 2021 में सीए इंटर ग्रुप 1 पास किया, अगर पास किया तो, और सीए इंटर ग्रुप 2 2022 में पास किया, तो सबसे पहले तो ये सोचेगा कि ये बंदा मेहनती है या नहीं है, ये बंदा स्मार्ट है या नहीं है, इसको समय की परवाह है या नहीं है, क्योंकि तुम्हारी समय की परवाह तो रिज्यूमे पे लिखी है। और तुमने अगर ग्रुप 1 ही सिर्फ सीए इंटर में दिया है, तो फाइनल पे तो तुम एक ही ग्रुप दोगे ना, और फाइनल पे एक ग्रुप दोगे तो 2024 में ग्रुप 1 फाइनल तुम दोगे, 2025 में वो पास होगा, 2026 में ग्रुप 2 पास होगा। अभी यही तो तुम्हारे 4 साल निकल लिए, यहीं से मैंने गिनवा दिया तुमको 5 साल तुम्हारे। सीए कब बनोगे? 25 साल की उम्र में। 21 साल की उम्र में सीए बना था, एक अटेम्प्ट खाके, 21 साल की उम्र में। एजुकेशनली 1 ईयर एडवांस था मैं सबसे, मेरे क्लास में सब 86 के बच्चे थे, मैं अकेला 87 का था। उसको यूज किया, पर उसको यूज कहां किया? सीए बनने के बाद टीचिंग करने के लिए यूज किया। पापा को बोला, पापा मेरे को टीचिंग करना है, 1 साल वैसे भी मैं सबसे एडवांस हूं, थोड़ा समय दे दो। 1 साल पापा में दिया, उसके अंदर वो भी किया। यहां चीज यूज करो। अबे 21-22 साल की उम्र में सीए बनोगे ना, करने के लिए दुनिया है, एमपीएससी यूपीएससी कर सकते हो, आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए कर सकते हो, क्या नहीं, यूएसए यूपीए, यूएस का सीपीए कर सकते हो, यूके का सीपीए, ऑस्ट्रेलिया का कर सकते हो, दुबई में जॉब कर सकते हो, क्या नहीं जॉब। तुम अगर प्रैक्टिस भी करना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट करने के लिए समय मिल सकता है। एजुकेशन लो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेशन कोर्स करो जो किसी ने नहीं किया। सीए एंड नहीं है, ये चीज को याद रखना। कुछ ज्यादा ही बोल दिया होगा तो माफ करना। आई गेस मैं पिछले 1 घंटे आई एम वेरी सॉरी, पिछले 40-45 मिनट से बोले ही जा रहा हूं, पर मेरे को ऐसा लगा। होमवर्क ना करना ना बेटा, मेरे को इस चीज से बहुत नफरत है।
इस चीज़ से मेरे को बहुत नफरत है, बहुत। मेरे को समझ में ही नहीं आता इक्वेशन। मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना स्टूडियो में, मेरे को मालूम है उधर मेरी माँ मेरे लिए खाना बना रही है, क्योंकि मैं पढ़ाने के बाद 12 साढ़े 12 बजे खाना खाता हूँ करके, उधर मेरी माँ मेरे लिए आज भी खाना बना रही है। और याद रखना तुम्हारी भी माँ बना रही होगी, यहाँ तुम पढ़ रहे हो ना मेरे साथ, किचन में जाके अब भी देखो, अब भी देखो, तुम्हारी माँ या कोई ना कोई तो होगा जो तुम्हारे लिए कुछ कर रहा होगा। नहीं माँ किचन में खाना बना रही होगी तो तुम्हारे पापा कहीं तो भी जॉब कर रहे होंगे या बिजनेस पे बैठे होंगे। अभी वो आदमी वो औरत खुद को पीछे नहीं हटा रहे, तो तुम कौन होते हो? तुमको किसने हक दिया पीछे हटने का या इस चीज़ को केयरलेस लेने का? एनीवेज, आई होप सो आज आप समझ गए होंगे। मेरे को नहीं पता तुम समझे हो नहीं समझे हो, पर मैच्योर बनो, खुद के फैमिली को संभाल सको इस कदर मैच्योर बनो। आज पूरा फैमिली लेके रहता हूँ मैं, पूरा फैमिली, मैं फैमिली के सिवा रह नहीं सकता। मेरे मॉम मेरे डैड मेरे साथ रहते हैं, मेरे घर पे कई बार मेहमान आते हैं। 4.5 BHK का अपार्टमेंट लिया है, ठीक है, पुणे सिटी के सेंटर में। पर ये खाने के काम नहीं है, ऐसा नहीं है फुकट का पैसा आया इसलिए किया, और किसी से एक पैसा ज़्यादा लिया भी नहीं है। जिस भी स्टूडेंट ने आज तक मेरे को ये बोला है ना सर तुम्हारी टीचिंग मेरे को पसंद नहीं आई, हर एक का पैसा रिफंड किया है, हर एक का। आपको एविडेंसेस मार्केट में मिलेंगे भी कि हराम का पैसा कभी कमाना भी नहीं था अपने को। भाई हराम का पैसा नहीं कमाना है। किसी को अपना टीचिंग पसंद नहीं आया, किसी को बुरा लगा, ले भाई पैसे, खत्म कर बात को, ठीक है। हाँ समय मैंने लिया पर उसके अंदर मैंने कुछ दिया भी होगा देखो। तो ये चीज़ है, आज खुद का लेके बैठा हूँ और पैशन से पढ़ा रहा हूँ। मॉम डैड घर पे रहते हैं, बेटा है, बीवी है, लाइफ में सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। एक ही पैशन है, वो है टीचिंग। इसको तुम ना खराब करो, प्लीज़ ना खराब करो। और मेरे लिए, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, सीए बन जाओगे, जब आओगे मेरे पास खुशी होगी। तुम्हारा सीए बनने के बाद पहला जो पेन है ना, पहला साइन करने का पेन मैं देगा, पार्कर, मेरे से लेके जाना जरूर, ठीक है। किधर भी हो मेरे से लेके जाना। पूना, हाँ उसके लिए पूना आने पड़ेगा क्योंकि तुम सीए बने हो, ये देख के मेरे को खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सिर्फ 2 ही लोग हैं जो तुम्हारे सीए बनने पे खुश होने वाले हैं बेटा, ये चीज़ को तुमने याद रखना। तुम जिस दिन सीए बनोगे ना, तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, सिर्फ 2 ही लोग हैं, 2 कैटेगरी के लोग जो तुमसे खुश होंगे। पहला तुम्हारे पेरेंट्स और दूसरा तुम्हारा टीचर। दोस्त खुश नहीं होता, रिलेटिव्स तो बिल्कुल नहीं होते। हाँ दोस्त को भी, दोस्त होगा खुश, दोस्त दिखाएगा क्योंकि वो मजबूर है, पर दोस्त जब पास होता है ना, 3 इडियट्स का डायलॉग है, दुख तब होता है जब दोस्त फेल होता है, पर उससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब दोस्त पास होता है और तुम फेल होते हो। ये उससे भी बड़ा दुख है, ये चीज को तुमने याद रखना। तो दोस्त है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं दोस्ती पे शक नहीं कर रहा, वो तुम्हारे बुरे समय में भी काम में आएगा, तुमको पढ़ाने में भी काम में आएगा। पर बुरा तो लगेगा कि तुम्हारे साथ वाला दोस्त पास हो गया पर तुम पास नहीं हुए। उसमें कुछ निगेटिव माइंड नहीं है, पर असली में खुश जो 2 लोग होते हैं वो वही है, तुम्हारे पेरेंट्स है और हम हैं। हम ही, रिलेटिव नहीं होते खुश। रिलेटिव तो ये सोचेंगे ये भी पास हो गया, मैं कुछ नहीं था, मैं जो भी हूं आज सीए की डिग्री मिलने के बाद हूं, तब जाके मेरे को लोग पूछते हैं, नहीं तो मेरे को लोग पूछते भी नहीं थे, ना ही पूछेंगे आगे अगर मैं सीए नहीं रहा तो। ये चीज को तुमने अच्छे से याद रखना। हाँ आई गेस ठीक है। अभी तो पढ़ाने का टेम्पो नहीं है, अभी ज्ञान पेलने का ही टेम्पो था, तुमको पेल दिया। इसमें से तुमको कुछ भी बुरा लगा होगा, आई डोंट नो, 14वां लेक्चर है आज का, इसमें से तुमको कुछ भी बुरा लगा हो मेरे को माफ़ कीजिएगा। कोई गड्ढे में डालने की तुमको इच्छा नहीं है, तुम्हारी लाइफ बेटर बने इसलिए बोल रहा हूँ, और खुद के एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूँ। दूसरों के एक्सपीरियंसेस तो अभी तक मैंने शेयर नहीं किए, आगे क्लास में ज़रूर शेयर करूँगा जिससे तुम कुछ सीख पाओ। बस आगे से इतना काफ़ी करते हैं आज के लिए। आई डोंट नो 1.25 घंटा हो भी चुका है, बट ठीक है। वेरी सॉरी, कंटेंट थोड़ा सा मिस हो गया, बट होमवर्क नहीं किया ना बेटा, बहुत दुख होता है। जब देख रहा था मैं कि भाई 70 बच्चे लाइव थे और 70 में से सिर्फ 10 ने डाला था कि होमवर्क किया है, क्या बोलूँ मैं यार, क्या बोलूँ। और इसलिए तो पासिंग परसेंटेज 10 ही। आप सोचो अभी 100 बच्चे लाइव है और 100 में से सिर्फ 10 ने लिखा था कि उन्होंने होमवर्क किया है, सिर्फ 10 ने लिखा था उन्होंने होमवर्क किया है, क्या बोलूँ मैं। यही पासिंग परसेंटेज है। तुम बोलते हो ना सीए का पासिंग परसेंटेज 10% क्यों है, इसी वजह से। देखो 115 बच्चे देख रहे हैं, अभी भी देख लो 115 बच्चे देख रहे हैं, पर उसमें से सिर्फ 10 से 15 लोगों ने लिखा होगा कि उन्होंने होमवर्क किया है। यही पासिंग परसेंटेज है। तुमको पासिंग परसेंटेज इंस्टीट्यूट का गेस करने के लिए कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है, यही दिख जाता है, यही पासिंग परसेंटेज है। तो जिन्होंने नहीं किया, पेनल्टी तो भी एक्सेप्ट कीजिएगा। जब पेनल्टी लगती है ना तो इंसान सीरियस होता है। जिसने होमवर्क नहीं किया, प्लीज मेरी दरख्वास्त है, मैं तुम्हारे पैर पढ़ लूंगा अगर इस चीज को पढ़ना पड़े तो। आज ही मैं तुम सबके पैर पढ़ लेता हूं। मेरे ऊपर एक फेवर करना, मेरे लिए करना चाहिए, तो मेरे लिए एक, तुम्हारा टीचर तुमसे कोई चीज मांग रहा है आज, ठीक है, मेरे ऊपर सिर्फ एक फेवर करना कि चुपचाप होमवर्क करना, मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो, और नहीं भी कर रहे हो, किधर भी पढ़ रहे हो मेरे को छोड़ के, तो भी चुपचाप क्लास ज्वाइन कर रहा। मैं मेरी तरफ से मेहनत में एक भी कमी नहीं रखूंगा, तुमने भी तुम्हारी तरफ से मेहनत में एक भी कमी नहीं रखना, दोनों मिलके करेंगे।
दोनों मिलकर करेंगे, पर करना जरूर है। तो 3 टाइम्स आज तुम्हारी पेनल्टी है, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया 3 टाइम्स उस सवाल का जवाब लिखना है। तुमको 3 बार केस लॉ लिखने पड़े, प्लीज डू इट। ठीक है, खुद की पेनल्टी खुद लो, यह कर्मा है। कर्मा सही टाइम पे सही जगह पे निपटाना है, क्योंकि वो बाद में कितना भी तुमसे लूट सकता है अगर तुमने सही टाइम पे नहीं निपटाया तो। आई होप सो तुम समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा मुझे बोलने की प्लीज़ ज़रूरत ना पड़े। हाँ, मैं कुछ बोलूँ भी ना, अगर तुमको कुछ भी मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग बोलूँ तो मैं खुद की खुशी से बोलूँ, मैं मजबूरी में ना बोलूँ। सिर्फ इतना ट्राई करना, ठीक है। खुद की खुशी से बोलूँगा ना तो बहुत अच्छे से बोलूँगा। आज थोड़ा गुस्से में बोल रहा हूँ ऐसा समझ लो, या थोड़ा डिप्रेशन में बोल रहा हूँ कि यार मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, तो क्यों बच्चे नहीं कर रहे। आई होप इसको समझ गए होंगे आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। यहाँ पे मैं काफ़ी करता हूँ। आई होप सो आप समझ चुके होंगे मेरे को क्या कहना है या मेरी तड़प क्या है। बिकॉज दिस इज पैशन। मत लो मेरे पास एडमिशन, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुमको लग रहा है दर्शन सर मनी के लिए कर रहे हैं, मत लो मेरे पास एडमिशन, किसी और से सीखो। पर जो मैं सीख आज दे के तुमको जा रहा हूँ ना, उसको प्लीज़ कैरी करना, प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है। ये तुम किसी की भी क्लास में कैरी करोगे ना तो भी तुम में बेनिफिट ही होगा, ये भी मैं बोलता हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप सो कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे और ये क्लास बहुत अच्छे से चलती रहेगी। देयर इज दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। आज ये नहीं बोलूंगा कि बताना कैसा लगा।